हेलो स्टूडेंट्स। तो चलिए भाई फिर से स्वागत है आपका जट्टेन क्लासेस पे। तो हमने जो सीरीज शुरू करी थी कि प्रैक्टिस पेपर हम केमिस्ट्री के सारे सोल्व करने वाले हैं, उसमें आज हम अगला प्रैक्टिस पेपर लेकर आ गए हैं जो है सेकंड प्रैक्टिस पेपर। तो देखिए इसमें हम टोटल 15 प्रैक्टिस पेपर सोल्व करने वाले हैं ताकि आपकी प्रिपरेशन जो है एग्जाम्स के लिए वो 101% हो जाए और आपका कोई भी नंबर या कोई भी मार्क कहीं से भी कटना नहीं चाहिए। तो चलिए भाई बिना टाइम को वेस्ट करे आज हम शुरू कर लेते हैं अपना प्रैक्टिस पेपर सेकंड। तो सेक्शन ए से शुरू कर रहे हैं और इसका पहला क्वेश्चन आपको यहाँ पर एज इट इज विजिबल होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ से, ठीक है, लेट्स स्टार्ट। द प्रोडक्ट फॉर्म्ड इन द रिएक्शन इज, देखिए हमारे पास दे रखा है ये साइक्लोहेक्सेन है, यहाँ पर ये एस्टर है सी डबल बॉन्ड ओ ओ C2H5 और यहाँ पर है ये कीटो ग्रुप, क्या है कीटो ग्रुप, और इसमें इन्होंने डाल रखा है NaBH4। NaBH4 लेट मी टेल यू NaBH4 क्या होता है, ये एक रिड्यूसिंग एजेंट होता है बच्चे, रिड्यूसिंग एजेंट। लेकिन ये बहुत स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट इसको हम नहीं बोल सकते। ये जनरली जो एस्टर होते हैं इनको रिड्यूस नहीं करता, लेकिन ये जो कीटोन होते हैं उनको रिड्यूस कर देता है। तो जैसे कि हमने पिछले वीडियो लेक्चर में पढ़ा था कि जो सेकेंडरी अल्कोहल होती है उनके ऑक्सीडेशन से कीटोन बनता है, तो कीटोन के रिडक्शन होने पर, तो अब इसका रिडक्शन हो जाएगा तो सिर्फ कीटोन की जगह पे अल्कोहल बन जाएगी बच्चे, क्या बन जाएगी यहाँ पर अल्कोहल, तो OH आ जाएगा C डबल बॉन्ड O C2H5। यहाँ पर मैं बता दूं यदि आप एल्डिहाइड का रिडक्शन करते हैं तो प्राइमरी अल्कोहल आपको मिलती है यहाँ पर, बट यदि आप कीटोन का रिडक्शन करते तो अल्कोहल कौन सी मिलती है सेकेंडरी, तो इसका आंसर आ जाएगा ये। अब ये आंसर देखिए किस ऑप्शन के अंदर दे रखा है इन्होंने। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी, चेक करते रहिए भाई, चेक करते रहिए, ठीक है, यस यस यस। देखिए ये आंसर दे रखा है इन्होंने ए ऑप्शन में, ए ऑप्शन में C डबल बॉन्ड O C2H5। यही आंसर इन्होंने सी में भी दे रखा है, देखो सी में भी यही दे रखा है, नहीं दे रखा, ए और सी सिमिलर है या नहीं है, भाई मेरे को तो सिमिलर लग रहे हैं, तो इसका आंसर आ जाएगा ए और सी। देखिए ये पेपर की मिस्टेक है, जिन्होंने ये बनाया है गेस्ट पेपर उन्होंने शायद प्रिंटिंग में यहाँ पर क्या कर दी है, गड़बड़ कर दी है, ठीक है, यहाँ पर क्लियर है भाई। चलिए सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं, इसी के सेकंड क्वेश्चन पे हमारे पास क्या कह रहा है सेकंड क्वेश्चन, ठीक है, देखिए क्या कह रहा है, क्लोरोबेंजीन रिएक्ट्स विद क्लोरीन इन प्रेजेंस ऑफ FeCl3, कि जो क्लोरोबेंजीन है हमारे पास वो किससे रिएक्शन कर लेती है, क्लोरीन से, इन द प्रेजेंस ऑफ FeCl3, फेरिक क्लोराइड यहाँ पर होता है, टू गिव ऑर्थो एंड पैरा क्लोरो। तो इसका आंसर हमें क्या मिलते हैं, या तो ऑर्थो पे क्लोरीन लग जाती है या फिर हमें कहाँ पर क्लोरीन मिल जाती है, पैरा पे क्लोरीन, देखिए पैरा पे क्लोरीन। तो ये पूछ रहे हैं दिस रिएक्शन इज, ये किस तरह का रिएक्शन है। तो देखिए यहाँ पर हमें यदि यहाँ पर क्लोरीन लगी है तो बच्चे यहाँ पर H थी या नहीं थी, पहले देखो H, तो यहाँ पर H हट गई है, H क्या हो गई है, हट गई है। जब कोई चीज हट जाती है और उसकी जगह क्लोरीन लग गया, नहीं लग गया, कोई चीज हट गई और उसकी जगह कोई नई चीज लग गई, तो ऐसी रिएक्शन को बोला जाता है सब्स्टिट्यूशन। क्या बोला जाता है, सब्स्टिट्यूशन। अब सब्स्टिट्यूशन देखिए इसमें किस किस ऑप्शन में, फर्स्ट में और लास्ट में, ठीक है ना। अब यहाँ पर किस तरह का सब्स्टिट्यूशन होता है मैं बता दूं, यहाँ पर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होता है, इलेक्ट्रोफिलिक। सर ये हमें कैसे पता चलेगा, खुद सोचो, क्लोरीन इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आएगा, अब नेगेटिव चार्ज के ऊपर जाकर अटैक किया है ना, तभी तो क्लोरीन जुड़ी है ना, देखो तभी तो क्लोरीन जुड़ी, तो नेगेटिव पे कौन अटैक करता है, इलेक्ट्रोफाइल, तो इसलिए क्या है ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, इनको ESR रिएक्शन बोला जाता है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो इसका आंसर आ जाएगा बच्चे डी, क्या आंसर आ जाएगा डी, ठीक है। चलिए देखते हैं थर्ड क्वेश्चन हमसे क्या पूछना चाहता है यहाँ पर, लेट अस सी। देखिए भाई थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है, द कलर ऑफ K2Cr2O7, जो K2Cr2O7 है उसका कलर हमें बताना है इन बेसिक मीडियम। तो कैसे कलर का होगा भाई, चेक करिए हमारे पास, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो K2Cr2O7 होता है वो कैसे कलर का होता है, ये ऑरेंज से कलर का होता है, ऑरेंज रेड कलर का होता है, ये ऑरेंज और रेड का बीच का जो कलर होता है ना, ऐसे कलर का होता है हमारे पास K2Cr2O7। अब जब इसको बेसिक मीडियम मतलब बेस में मिलाया जाता है, मैं मिला देता हूँ K2Cr2O7, बेस मतलब KOH डाल दें भाई यहाँ पर,
क्या डाल दें, KOH। अब ये क्या है बच्चे, पोटेशियम डाइक्रोमेट है, डाइक्रोमेट। अब जैसे ही यहाँ पर रिएक्शन होगी तो ये पोटेशियम क्रोमेट बन जाएगा, K2CrO4 बन जाएगा यहाँ पर। जो K2CrO4 होता है ये येलो कलर का कंपाउंड होता है। कैसे कलर का होता है, येलो। तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा येलो, तो थर्ड का आंसर आ जाएगा बी हमारे पास। लेट अस प्रोसीड टू द फोर्थ क्वेश्चन। क्या कह रहे हैं, द रेजिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट मीजर्ड बाय कंडक्टिविटी सेल शोन इन डायग्राम। कंडक्टिविटी सेल से कहीं का रेजिस्टेंस मीजर किया गया, जैसा डायग्राम में शो कर रखा है। देखो ये रहा भाई डायग्राम, ये आपको डायग्राम दिख गया यहाँ पर, ठीक है। तो आपको यहाँ पर बताना है यहाँ पर कौन सा, इसमें मैं फोर्थ क्वेश्चन को यहाँ से दिखा देता हूँ आपको एक बार। द रेजिस्टेंस ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट मीजर्ड बाय कंडक्टिविटी सेल शोन इन अ डायग्राम यूजेस, वो किसका यूज करता है ये बताना है आपको। अब यूज किस किस का दे रखा है इसमें, यहाँ पर AC करंट का यूज करता है, वो DC करंट का यूज करता है हमारे पास, ठीक है। या फिर आइदर AC और DC और नो करंट इज यूज्ड, इनमें से कौन सा करंट यूज किया जाता है। सोचो भाई कौन सा करंट यूज किया जाएगा, ठीक। तो यहाँ पर पता क्या आएगा, यहाँ पर आएगा AC करंट। कौन सा करंट आएगा यहाँ पर, AC करंट का यूज किया जाता है। किसका यूज किया जाता है बच्चे, AC करंट का। क्यों सर, क्यों AC करंट का, क्यों, क्योंकि DC करंट में ना खुद ये बैटरी लगाते हैं हम, इस तरह से इन्वर्टर बैटरी मान लीजिए लगा दी हमने DC करंट के लिए, डायरेक्ट करंट के लिए। तो इस इलेक्ट्रोड में इलेक्ट्रोड होते हैं, नहीं होते हैं, क्या होते हैं, इलेक्ट्रोड। अब ये इलेक्ट्रोड क्या पता रिएक्शन में टेक पार्ट कर लें, इसलिए हम किस करंट का यूज करते हैं, AC करंट का। तो इसका आंसर आ जाएगा ए। क्या आ जाएगा, ए। चलिए भैया अब फिफ्थ क्वेश्चन पे प्रोसीड करते हैं हमारे पास। विच ऑफ द फ्लोइंग इज अफेक्टेड बाय कैटलिस्ट। कैटलिस्ट इनमें से किसको अफेक्ट करता है, तो मैं बता दूं, मान लीजिए ये रिएक्शन है, ये रिएक्टेंट है यहाँ पर, ये ऊपर से जाकर ये प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रही है। तो रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने के लिए देखिए इतनी एनर्जी चाहिए, मैं यहाँ से लेकर यहाँ तक इतनी एनर्जी चाहिए। ये एनर्जी कहलाती है एक्टिवेशन एनर्जी, EA। बट कैटलिस्ट क्या करता है, इस ग्राफ को ना छोटा कर देता है ऐसे। मतलब जो ये रिएक्टेंट है और जो ये प्रोडक्ट है, इनके बीच का जो एनर्जी गैप है, ये मतलब एक्टिवेशन एनर्जी है, इसको कम कर देता है। तो कैटलिस्ट क्या करता है, एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देता है। तो इनमें से किसको अफेक्ट करेगा, वो आंसर आएगा एक्टिवेशन एनर्जी। क्या आंसर आ जाएगा बच्चे, एक्टिवेशन एनर्जी। चलिए अभी सिक्स्थ पे प्रोसीड करते हैं हम लोग। कहाँ पर प्रोसीड करते हैं, सिक्स्थ क्वेश्चन पे, ठीक है। देखिए सिक्स्थ क्वेश्चन को पढ़िए, हमारे पास क्या है, द ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ अमीन्स इन एक्वस सोल्यूशन। एक्वस सोल्यूशन में ऑर्डर बताना है आपको। हमेशा याद रखिए यदि एक्वस सोल्यूशन है तो सेकेंडरी सबसे ज्यादा बेसिक होती है, बस ये दिमाग में डाल लीजिए आप। यदि एक्वस सोल्यूशन है तो कौन सबसे ज्यादा बेसिक होती है बच्चे, सेकेंडरी सबसे ज्यादा बेसिक होती है, ठीक है। कौन, सेकेंडरी। उसके मैं यहाँ पर आपको करवा देता हूँ याद, दो नंबर याद करने आपको, 213, देखो 213 और 231, और सोल्यूशन कैसा है, एक्वस। ट्रिक बता रहा हूँ भाई, याद कर लीजिए आप। सर इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है सेकेंडरी अमीन, प्राइमरी अमीन, टर्सरी अमीन, सेकेंडरी अमीन, टर्सरी अमीन, प्राइमरी अमीन। ये एक्वस सोल्यूशन का ऑर्डर है बेसिक स्ट्रेंथ का, सेकेंडरी प्राइमरी से ज्यादा, प्राइमरी टर्सरी से ज्यादा, सेकेंडरी टर्सरी से ज्यादा, टर्सरी प्राइमरी से ज्यादा बेसिक होती है। सर हमें समझे नहीं, ऊपर तो प्राइमरी टर्सरी से ज्यादा है, नीचे टर्सरी प्राइमरी से ज्यादा है, तो इसका मतलब क्या है, तो सुनो बच्चे। यदि नाइट्रोजन के साथ लगा हुआ एल्काइल ग्रुप है मिथाइल, क्या है, मिथाइल, तो आपको ये वाला ऑर्डर लिखना है। किसके लिए है ये, मिथाइल अमीन्स के लिए। मिथाइल किसके लिए भाई, ये मिथाइल अमीन्स के लिए। और यदि नाइट्रोजन के साथ लगा हुआ ग्रुप है इथाइल बच्चे, इथाइल, तो इथाइल अमीन के लिए ये ऑर्डर आएगा, ठीक है। तो कौन, अब हमारे पास चेक करो इसमें क्या दे रखा है, मिथाइल दे रखी सर, देखो मिथाइल 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 दे रखी है सर। इसमें मिथाइल का ऑर्डर क्या आएगा, सेकेंडरी ज्यादा आएगी। सेकेंडरी देखो किसमें, इसमें तो टर्सरी है सर, इसमें सर सिंपल है अमीन, मिथाइल अमीन, इसमें अमोनिया सर, डी ऑप्शन। तो आंसर आंख बंद करके डी पे आंसर लगा दो, बेसिक स्ट्रेंथ पे। किस पे आंसर लगा दोगे, डी पे। क्लियर है कहानी यहाँ तक की, हाँ जी सर बिल्कुल अच्छे से क्लियर है हमको भी, ठीक है। चलिए भाई यहाँ पर आगे चलते हैं एंड सातवें क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पर क्या कह रहे हैं, सातवां क्वेश्चन हमारे पास, लेट अस सी। एन अननोन गैस एक्स, कोई अननोन गैस है जिसको हम नहीं जानते, वो एक्स है, इज डिजोल्व इन वाटर एट 2.5 बार प्रेशर, ठीक है। तो कितने प्रेशर पे डिजोल्व की जाती है, वहां पर जो प्रेशर है वो कितना है हमारे पास, 2.5 बार। एंड हैज अ मोल फ्रैक्शन ऑफ 0.04, और जो मोल फ्रैक्शन है इसका एक्स से मान लेते हैं, वो कितना है, 0.04।
द मोल फ्रैक्शन ऑफ एक्स गैस व्हेन द प्रेशर ऑफ द गैस इज डबल्ड, प्रेशर को डबल कर दीजिए भाई। तो अब की बार प्रेशर डबल होगा तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर 5 बार हो जाएगा। ठीक, अब इस टाइम पे आपको मोल फ्रैक्शन इसका निकालना है ऑफ द गैस। अब बताओ इसमें कौन सा लॉ लगेगा, लिक्विड में ना गैस डिजोल्व हो रही है तो यहाँ पर हेनरी लॉ लगेगा बच्चे। हेनरी लॉ का एक्सप्रेशन होता है P इक्वल टू के एच इंटू में एक्स, जहाँ पर P होता है प्रेशर, के एच होता है हेनरीज कॉन्स्टेंट, एक्स होता है मोल फ्रैक्शन। ठीक है, तो बताओ शुरू में P की वैल्यू कितनी है बच्चे, 2.5। दूसरे में के एच को के एच रख देते हैं, एक्स की वैल्यू कितनी है 0.04। नीचे आइए, प्रेशर हो गया है 5 बार, के एच को के एच रख देते हैं, यहाँ पर निकालना है हमें ये मोल फ्रैक्शन। क्या निकालना है, मोल फ्रैक्शन। तो खुद सोचो ना, आप अंदाजा लगाइए। ठीक, यदि 2.5 प्रेशर के लिए इतने मोल चाहिए तो 5 प्रेशर करने के लिए कितने मोल चाहिए, तो डबल हो जाएंगे या नहीं हो जाएंगे, इससे क्या हो जाएंगे, इससे डबल। तो कितना आंसर आ जाएगा, 0.08 आंसर आ जाएगा बच्चे, मोल। क्लियर है। चलिए फिर 8th पे प्रोसीड करते हैं, हमारे पास 8th पे विच ऑफ द फ्लोइंग ग्रुप इंक्रीजेज द एसिडिक करेक्टर ऑफ फिनॉल। हम हमेशा याद रख लीजिए, जो एसिडिक करेक्टर है बच्चे, एसिडिक करेक्टर, उसको ना इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप इंक्रीज करते हैं। कौन इंक्रीज करते हैं, इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप, जो इलेक्ट्रॉन खींचते हैं। अब आप देखो, यदि मैं यहाँ पर OCH3 ग्रुप लगा दूं, OCH3, इन्होंने गलत लिख रखा है CH3O, यहाँ पर OCH3 आएगा ये, ठीक है ना, ये बॉन्ड है ना, इस साइड आएगा, इस साइड। तो ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता है। CH3 भी क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। लेकिन यहाँ पर जो NO2 है बच्चे, NO2, ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। तो इसका मतलब NO2 एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ा देगा। मतलब क्या है इसका सर, मतलब ये है बच्चे, जो OH है, OH यदि इसके साथ NO2 लगा दूं मैं यहाँ पर, तो बोले इसके लोन पेयर को NO2 खींच लेगा, नहीं खींच लेगा रेजोनेंस से, तो ये ज़्यादा एसिडिक हो जाएगी। तो इसका आंसर आ जाएगा बच्चे C, NO2। क्या आ जाएगा, C, NO2। क्लियर है कहानी। चलिए 9th क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग, क्या कह रहे हैं 9th क्वेश्चन। Which one amongst the following have lowest pKb वैल्यू। pKb वैल्यू क्या होनी चाहिए, लो होनी चाहिए। देखो मैंने पिछले वीडियो लेक्चर में भी बताया था, पिछला जो ये जो प्रैक्टिस पेपर हम फर्स्ट सोल्व कर रहे थे, कि यदि Kb ज़्यादा होगा तो pKb कम होगा। तो pKb क्या हो जाएगा, कम। अब Kb किसका ज़्यादा होता है, जो स्ट्रॉन्ग बेस होता है, स्ट्रॉन्ग बेस होता है। तो इसका मतलब स्ट्रॉन्ग बेस का Kb ज़्यादा होगा, pKb कम होगा। तो हमें अब pKb क्या बताना है, यहाँ पर कम बताना है। क्या बताना है, कम किसका होगा, pKb लो किसका हो, तो जो स्ट्रॉन्ग बेस होगा। क्या होगा, जो स्ट्रॉन्ग बेस। चलो इनके एग्जांपल देख लेते हैं, कौन है। पहला है बेंजाइलमीन, बेंजाइलमीन में आ जाएगा यहाँ पर CH2 पे लगा हुआ है NH2। दूसरा है एनिलीन, तो एनिलीन पे आ जाएगा बच्चे यहाँ पर NH2। चौथा है पैरा नाइट्रो एनिलीन, तो पैरा नाइट्रो एनिलीन में आ जाएगा यहाँ पर बच्चे NO2, यहाँ पर आ जाएगा एनिलीन। चौथा है पैरा टोल्यूविडीन, क्या है, पैरा टोल्यूविडीन, मतलब यहाँ आ जाएगा CH3, यहाँ पर आ जाएगा NH2। क्या आ जाएगा, NH2। तो देखो इसके तो लोन पेयर रेजोनेंस में अंदर गए हुए हैं, इसका लोन पेयर भी रेजोनेंस में है, इसका लोन पेयर भी रेजोनेंस में, यहाँ पर 2 आएगा भाई। अब ये लोन पेयर यदि रेजोनेंस में अंदर चला जाएगा तो बाहर तो नहीं आएगा, तो इसका मतलब इसकी भी बेसिक स्ट्रेंथ कम, इसकी भी बेसिक स्ट्रेंथ कम, इसकी भी बेसिक स्ट्रेंथ कम, लेकिन इसका लोन पेयर तो रेजोनेंस में आ ही नहीं सकता क्योंकि सिंगल सिंगल बॉन्ड है, यहाँ पर रेजोनेंस है ही नहीं। तो इसका मतलब ये सबसे ज़्यादा बेसिक होगा और इसी की सबसे pKb वैल्यू क्या होगी, कम। तो 9th का आंसर आ जाएगा बच्चे हमारे पास A। क्या आंसर आ जाएगा, A। तो चलिए भी 10th क्वेश्चन पे प्रोसीड कर लेते हैं हम। किस पे प्रोसीड कर लेते हैं, 10th क्वेश्चन पे, ठीक है। तो विच ऑफ द फ्लोइंग ग्राफ्स आर फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, हमें बताना है इनमें से कौन से ग्राफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए हैं। आप ग्राफ्स को ध्यान से देख लीजिए, यहाँ पर log R और टाइम के बीच में ग्राफ है, यहाँ पर रेट और R के बीच में ग्राफ है, यहाँ पर R मतलब कॉन्सेंट्रेशन, यहाँ पर टाइम के बीच में ग्राफ है, यहाँ पर log R0/R और टाइम के बीच में ग्राफ है। थोड़ी सी मैं ट्रिक बताने की कोशिश करता हूँ यहाँ पर। यदि आपको फर्स्ट ऑर्डर का ग्राफ बनाना है तो उसमें याद रखिए लोग जरूर मिलेगा आपको। कौन जरूर मिलेगा, यहाँ पर लोग जरूर मिलेगा। तो मैं इसका डायरेक्ट आंसर करा रहा हूँ भाई। डिटेल में जाने के लिए आप केमिकल काइनेटिक्स सर्च करें जो 10 क्लासेस के साथ, और वहाँ पर आपको डिटेल्ड वीडियो मिल जाएगी पूरी की पूरी। तो लोग देखो अब किस किस में, सर A में है लोग, सर किस में है, D में भी है लोग, तो A और D आंसर आ जाएगा। तो इसका आंसर आ जाएगा A। तो 10th का आंसर क्या आ जाएगा, यहाँ पर A आंसर आ जाएगा भाई, ठीक है। चलिए फिर 11th क्लास उस पे, सॉरी 11th क्लास क्या, 11th क्वेश्चन पे चलते हैं हमारे पास। क्लियर है कहानी यहाँ पर, लेट अस सी।
द स्पिन ओनली मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ द कॉम्प्लेक्स इज, ये जो कॉम्प्लेक्स दे रखा है इसकी स्पिन ओनली मैग्नेटिक मूवमेंट आपको निकालनी है कि क्या होगी। तो चलिए चेक करते हैं इसकी स्पिन ओनली मैग्नेटिक मूवमेंट, मतलब आपको म्यू कैलकुलेट करना है। म्यू का फॉर्मूला था n इंटू में n+2 का रूट। क्लियर है कहानी यहाँ पर, जहाँ पर n क्या है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। चलो इस कंपाउंड को देखते हैं हम। CONH3 5Cl देन Cl3, ये है। अब कोबाल्ट का यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, ठीक है Cl2 है, सॉरी Cl2, 2 और 1 3, तो यहाँ पर है ऑक्सीडेशन नंबर +3 कोबाल्ट का। अब कोबाल्ट की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, आयरन के बाद आता है तो होती है 3d7 4s2, ठीक है। अब +3 मतलब इसने 3 इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिए, 2 यहाँ से और 1 यहाँ से, तो डी में बच गए इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन। तो डी में 5 डिब्बे बनाइए और 6 इलेक्ट्रॉन डालिए, 1 2 3 4। अरे 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 क्या हो गया तरसीम तुझे भी, 2 3 4 5, तो 6 इलेक्ट्रॉन, तो 1 2 3 4 5 6। कितने इलेक्ट्रॉन डालेंगे, कितने डाल दिए भाई मैंने, 3 और 2 5 और 1 6। सॉरी भाई, सॉरी भाई, ठंड इतनी हो गई है ना, दिमाग ना सुन हो गया है आज। 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन डालो भाई, 1 2 3 4 5, कितने इलेक्ट्रॉन डालो, 6। तो ऊपर वाले में भी थे, सही है, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर देखो क्या बात है, यहाँ पर लिगेंड कौन है, यहाँ पर अमोनिया, ज़्यादा लिगेंड कौन है, अमोनिया, तो 5 है ना, तो ये पेयर करवाएगा इलेक्ट्रॉनों को, ये यहाँ भेजेगा, इसको यहाँ भेजेगा। तो क्या हो जाएगा भाई, यहाँ पर पेयर अप होने से देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 यहाँ आ जाएंगे, 2 यहाँ 2 यहाँ, तो क्या कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बचा, तो आंसर आएगा नहीं। तो इसकी जो बोहर मैग्नेटोन है, जो म्यू है, वो कितनी आ जाएगी, 0। और 0 कौन से ऑप्शन में दे रखी है इन्होंने, 11th में दे रखी है, तो आंसर आ जाएगा बी। 12वें क्वेश्चन पे आते हैं। हमें दे रखा है CH3C ट्रिपल बॉन्ड N, क्वेश्चन नंबर है 12वां। ये रिएक्शन कर रहा है हाइड्रोजन से, मतलब रिडक्शन हो रहा है इसका। रिड्यूसिंग एजेंट कौन है, SnCl2HCl है। फिर ये बना रहा है इमीन, हमारे पास CH डबल बॉन्ड NH। फिर ये इमीन आफ्टर हाइड्रोलिसिस क्या बना रहा है, हमारे पास एल्डिहाइड बना रहा है। क्या बना रहा है, एल्डिहाइड। पूछा गया दिस रिएक्शन इज, ये कौन सी रिएक्शन है, तो मैं आपको बता दूं, इसको याद रखते हैं। इसका नाम है बच्चे स्टीफन रिएक्शन। कौन सी है, स्टीफन्स रिडक्शन रिएक्शन। याद कैसे करेंगे सर, देखो एस से ये SN बन रहा है, नहीं बन रहा, देखो एस से क्या बन रहा है, इस एस से SN बन रहा है, नहीं बन रहा, ठीक है। पीछे N भी है ना, देखो S और N, SN, ठीक। यदि SN है, टीन है, क्लोराइड है, SnCl2, और साइनाइड है यहाँ पर, देखो N, इसके नाम से ही पता चल जाएगा आपको, स्टीफन। देखो S से तो क्या बन गया, SnCl2, N से बन गया नाइट्राइल, नाइट्राइल मतलब C ट्रिपल बॉन्ड N। यदि C ट्रिपल बॉन्ड N में SnCl2HCl डाल रखा है, तो इसका मतलब वो सॉरी स्टीफन रिएक्शन। तो यहाँ 12वें का आंसर आ जाएगा बच्चे बी। तो चलिए भाई 13th क्वेश्चन पे प्रोसीड करते हैं। असर्शन रीजन के क्वेश्चन आ गए। एनिजोल ऑन रिएक्शन विद HBr गिव्स फिनोल एंड CH3Br। चलो भाई एनिजोल को देखते हैं। एनिजोल होती है हमारे पास OCH3। अब ये किसके साथ रिएक्शन करती है, HBr के साथ। ये ईथर वाली रिएक्शन है बच्चे, ईथर है ना ये, और ये वहाँ पर HI होता था, यहाँ पर HBr देगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैंने बताया था यदि एरोमेटिक ईथर है, कैसा ईथर है बच्चे, एरोमेटिक, तो फिनोल प्रोडक्ट बनेगा। तो यहाँ पर फिनोल बनाइए आप, क्या प्रोडक्ट बनाइए, फिनोल। और जो Br है वो CH3 के साथ लग जाएगा, किसके साथ लग जाएगा, CH3 के साथ लग जाएगा Br। तो इन्होंने देखो क्या दे, एनी सोलोन रिएक्शन विद HBr गिव्स फिनोल एंड CH3Br। बिल्कुल भैया असर्शन बिल्कुल सही है, इसमें कोई शक की बात नहीं है। अब रीजन पे आता हूँ। फिनोक्साइड आयन इज मोर स्टेबल देन फिनाइल कैटायन। जो फिनोक्साइड आयन है हमारे पास वो ज़्यादा स्टेबल होता है। तो यहाँ पर ये क्या कह रहे हैं कि O पे H इसलिए लग रहा है क्योंकि यहाँ पर जो फिनोक्साइड आयन बनेगा, देखो इसके टूटने से, यहाँ से टूटने से, यहाँ से टूटने से, यहाँ से टूटने से जो फिनोक्साइड आयन बनेगा वो स्टेबल होता है। और स्टेबल होता है तो ये रेजोनेंस में चला जाता है, इसलिए ये आंसर आते हैं। तो इसका मतलब भाई जो रीजन है वो भी बिल्कुल सही है, और रीजन असर्शन को यहाँ पर एक्सप्लेन भी कर रहा है। तो इसका मतलब इसका आंसर आ जाएगा 13वें का ए, क्योंकि असर्शन रीजन वाले क्वेश्चन में जो ए ऑप्शन होता है उसमें ये लिखा होता है कि असर्शन सही है, रीजन सही है, और रीजन जो है उसको क्या कर रहा है, एक्सप्लेन कर रहा है, ठीक है। तो 13वें का आंसर क्या आ जाएगा भाई, यहाँ पर ए आ जाएगा। लेट्स प्रोसीड टू 14th क्वेश्चन। अब प्रोसीड करते हैं 14th क्वेश्चन की तरफ। क्या कह रहे हैं हमसे, क्या पूछना चाहते हैं।
साइक्लोहेक्सेनोन अंडरगो एल्डोल कंडेंसेशन, ये लो भाई साइक्लोहेक्सेनोन बना लेते हैं, साइक्लोहेक्सेनोन। अब एल्डोल कंडेंसेशन के लिए क्या जरूरी है, अल्फा हाइड्रोजन जरूरी है। तो बोलो ये कार्बन से जो ये कार्बन इस पे अल्फा एच है नहीं है, 2 है, तो हाँ जी बिल्कुल ये एल्डोल कंडेंसेशन दे सकता है। साइक्लोहेक्सेनोन अंडरगोज एल्डोल कंडेंसेशन, बिल्कुल सही है, तो एसर्शन है इसका सही। रीजन, बेंजल्डिहाइड अंडरगोज कैनिजेरो रिएक्शन, हाँ भाई बिल्कुल ये भी सही है। बेंजल्डिहाइड कौन सी रिएक्शन देता है, कैनिजेरो, क्योंकि इस पे यहाँ पर जो अल्फा एच होती हैं वो जनरली हैं तो, लेकिन वो रिएक्शन नहीं करेंगे हमारे पास किसमें, बेंजल्डिहाइड में। ठीक है, या देखो चेक करो अल्फा हाइड्रोजन कौन सी होंगे, एक बार दोबारा बना लेते हैं भाई, यहाँ पर थोड़ी सी मुझे लग रहा है गड़बड़ हो गई है। देखो CHO, इस कार्बन से जो अगला कार्बन है अल्फा, क्या इस पे कोई हाइड्रोजन है, इस पे ना भाई, 1 2 3 4 के 4 बॉन्ड बने, तो कोई अल्फा एच नहीं है। तो जहाँ अल्फा एच नहीं होती वहां पर कौन सी रिएक्शन होती है बच्चे, कैनिजेरो रिएक्शन होती है। तो इसका मतलब असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है, क्योंकि रीजन क्या बोल रहा है, ये कैनिजेरो देगा, बिल्कुल सही है। असर्शन क्या बोल रही है, एल्डोल देगा, बिल्कुल सही है। अब ये बताओ क्या रीजन असर्शन को एक्सप्लेन कर रहा है, ना भाई, क्योंकि रीजन तब असर्शन को एक्सप्लेन करता यदि रीजन में ये लिखा होता बिकॉज साइक्लोहेक्सेनोन एज अल्फा हाइड्रोजन, इसके पास क्योंकि अल्फा हाइड्रोजन है इसलिए एल्डोल कंडेंसेशन, तो मानते। इसका मतलब आंसर क्या आएगा, असर्शन सही है, रीजन सही है, बट रीजन एक्सप्लेन नहीं कर रहा। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन में कौन सा आंसर आता है, बी। क्या आंसर आता है, बी। चलिए फिर 15वें पे चलते हैं भाई, 15th पे। असर्शन, एक्टिनोइड शो लार्ज नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट। एक्टिनोइड्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, ये बिल्कुल सही बात है, इसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं है। ठीक है, कि एक्टिनोइड ना बहुत सारी ऑक्सीडेशन, जैसे लेंथेनोइड तो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, लेकिन एक्टिनोइड +3 +4 +5 +7 तक भी चले जाते हैं, बहुत ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, कौन, एक्टिनोइड। ठीक है, ये बात बिल्कुल सही है भैया, असर्शन यहाँ पर हम मान रहे हैं कि सही है। ऑल लेंथेनोइड्स आर रेडियो एक्टिव इन नेचर, ना ऑल लेंथेनोइड्स आर रेडियो एक्टिव इन नेचर, नहीं भाई ये गलत बात है। एक्टिनोइड जो होते हैं वो रेडियो एक्टिव होते हैं, कौन रेडियो एक्टिव होते हैं बच्चे, एक्टिनोइड। तो यहाँ पर असर्शन है सही, रीजन है गलत, तो ऑप्शन आएगा यहाँ पर सी करेक्ट। कौन सा ऑप्शन आएगा, सी। क्लियर है, चलिए 16वें क्वेश्चन पे चलते हैं फिर, 16th पे क्या कह रहे हैं। ठीक है, चलो भाई जल्दी से देखिए, सर्दी बहुत हो गई है। 16वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है, असर्शन, मोनोब्रोमिनेशन ऑफ एनिलीन कैन बी कन्वेंशनली बी डन बाय प्रोटेक्टिंग द अमीनो ग्रुप बाय एसिटाइलेशन। चलो मैं समझ जाता हूँ इसको क्या है, मतलब अब ये जो एनिलीन है ना, यदि आप इसमें ब्रोमीन डालोगे वाटर के साथ, तो पता है क्या आंसर मिलेगा आपको, यहाँ आंसर मिलेगा एनिलीन एज इट इज NH2, यहाँ पर भी ब्रोमीन, यहाँ पर भी ब्रोमीन, यहाँ पर भी ब्रोमीन, मतलब तीनों जगह ब्रोमीन लग जाएगा। लेकिन हम चाहते हैं कि एक जगह ब्रोमीन लग जाए, तो इसके लिए हमें नाइट्रोजन का जो लोन पेयर इसको बाहर बिजी रखना पड़ेगा। क्या रखना पड़ेगा, बाहर बिजी। इसके लिए हम जो एनिलीन होती है हमारे पास, इसके साथ एक ग्रुप अटैच कर देते हैं, COCH3 ग्रुप। कौन सा अटैच कर देते हैं, COCH3। इसी प्रोसेस को क्या बोला जाता है, असाइलेशन। क्या बोला जाता है, असाइलेशन ऑफ एनिलीन बोला जाता है। अब एसाइलेशन होने के बाद 3 जगह ब्रोमीन नहीं लगता, सिर्फ एक जगह पैरा पैरा पे ब्रोमीन लगेगा। तो इन्होंने क्या पढ़ रहे, दोबारा पढ़ लेते हैं हम लोग कि मोनोब्रोमिनेशन मतलब एक जगह ब्रोमीन लगाने के लिए ऑफ एनिलीन, एनिलीन में उसको करने के लिए प्रोटेक्ट करना पड़ेगा अमीनो ग्रुप को असाइलेशन के साथ। हाँ जी भैया, सर्सन बिल्कुल सही है, सही बोल रहा है, हमें ये ग्रुप लगाना पड़ेगा, इसी को असाइलेशन बोलते हैं। रीजन, एसिटाइलेशन जो है यहाँ पर, जो असाइलेशन या एसिटाइलेशन है, डिक्रीजेज द एक्टिवेटिंग इफेक्ट ऑफ अमीनो ग्रुप। बिल्कुल सही है भैया, 100% सही बात बोल रहे हैं, क्योंकि ये जो एसाइल ग्रुप जब इसके ऊपर लग जाएगा NH के ऊपर COCH3 ऐसे, तो जो नाइट्रोजन का लोन पेयर है ना, ये रेजोनेंस में चला जाएगा ऑक्सीजन के साथ। कहाँ चला जाएगा, रेजोनेंस में, तो रिंग हो जाएगी डीएक्टिवेट। इसका मतलब एसर्शन भी सही है, रीजन भी सही है, और रीजन एक्सप्लेन कर रहा है नहीं कर रहा है, क्योंकि जब ये डीएक्टिवेट हो जाएगी तभी तो मोनोब्रोमिनेशन होगी, तो इसका मतलब रीजन क्या भी कर रहा है, एक्सप्लेन भी कर रहा है। तो ऐसे ऐसे का आंसर आता है ए। तो 16वें का आंसर आ जाएगा हमारे पास ए। तो चलिए 17th क्वेश्चन पे प्रोसीड करते हैं। 17वां क्वेश्चन हमें क्या बोल रहा है, लेट अस सी। ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन टेक्स 77.78 मिनट्स फॉर 50% कंप्लीशन। मतलब जो T1/2 है इसका, वो कितना दे दिया हमें, 77.78 मिनट्स ये दे दिया।
कैलकुलेट द टाइम रिक्वायर्ड फॉर 30% कंप्लीशन, 30% कंप्लीट होने के लिए टाइम निकालना है, तो टाइम का फॉर्मूला आ जाएगा 2.303 डिवाइड बाई के log ऑफ, देखो ना 30% कंप्लीट हो गई है तो बचेगी कितनी 70, तो यहाँ पर लेनी होती है इनिशियल कंसंट्रेशन में 100 मान लूँ क्योंकि परसेंटेज है तो इनिशियल को 100 मान सकते हो आप। अब 30% तो बच्चे ना कंप्लीट हो गई है तो बची कितनी 70। हमेशा याद रखें नीचे ना बची हुई कंसंट्रेशन आती है, बची हुई, और ऊपर क्या आती है शुरू वाली कंसंट्रेशन, जो इनिशियल होती है वो वाली कंसंट्रेशन आती है। अब बताओ 2.303 एज इट इज रहेगा, मुझे के की वैल्यू कैसे पता चलेगी? तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए मैं बता दूं के इक्वल टू होता है 0.693 डिवाइड बाई T1/2, क्या होता है 0.693 डिवाइड बाई T1/2। अब 0.693 तो एज इट इज, T1/2 कितना है 73.73, तो ये आ गई के की वैल्यू, इसकी वैल्यू आ गई के की, तो यहाँ पुट कर दें के, तो क्या हो जाएगा 0.693 डिवाइड बाई 73.73, तो वो ऊपर चला जाएगा 73.78, जीरो से जीरो कैंसिल हो गई, लोग 10/7 आ गया, तो ये इंटू इसको फॉर्मूला लगा दो लोग m/n का, तो लोग 10 माइनस में लोग 7। चलिए फिर 2.303 डिवाइड बाई 0.693 इंटू 73.78, लोग 10 की वैल्यू होती है 1 माइनस लोग 7 की वैल्यू इन्होंने दे रखी है, देखो ये दे रखी है लोग 7 0.8450, 0.8450। अब तो सोल्व कर ही लोगे भाई, तो यहाँ पर T 30% आ जाएगा बच्चे, क्या आ जाएगा T 30%, इसको तो कैलकुलेशन रह गई है। अब चलिए 18वें क्वेश्चन पे प्रोसीड करते हैं अब हम लोग। व्हाट इज द बेसिक स्ट्रक्चरल डिफरेंस बिटवीन ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज? देखिए मैं बता दूं आपको, ग्लूकोज का भी फॉर्मूला C6H12O6 होता है और फ्रक्टोज का भी फॉर्मूला क्या होता है C6H12O6 होता है। अब इनमें बेसिक डिफरेंस क्या है? जो ग्लूकोज है बच्चे उसमें एल्डिहाइडिक ग्रुप प्रेजेंट होता है, मैं आपको बता दूं एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट होता है, और जो फ्रक्टोज होती है उसमें कीटोन ग्रुप प्रेजेंट होता है। कौन सा ग्रुप प्रेजेंट होता है? कीटोन, और यही बेसिक स्ट्रक्चरल डिफरेंस है। आगे राइट द प्रोडक्ट्स ऑब्टेन्ड आफ्टर हाइड्रोलिसिस ऑफ सुक्रोज, तो सुक्रोज है उसकी हाइड्रोलिसिस होने पर, सुक्रोज का फॉर्मूला होता है C12H22O11, इसकी हाइड्रोलिसिस करवाओगे मतलब इसमें पानी डालोगे विद एसिड, तो इसमें ना दो प्रोडक्ट बनते हैं C6H12O6 प्लस में C6H12O6, एक प्रोडक्ट बनता है ग्लूकोज और एक प्रोडक्ट बनता है फ्रक्टोज। तो सुक्रोज की हाइड्रोलिसिस के बाद कौन से दो प्रोडक्ट मिलते हैं? ग्लूकोज और फ्रक्टोज। चलिए भाई 19वें क्वेश्चन पे आते हैं। कहाँ आते हैं? 19वें क्वेश्चन पे। अमंग द फ्लोइंग कंपाउंड्स विच वन इज मोर इजिली हाइड्रोलाइज्ड एंड वाई? हमारे पास क्या दे रखा है CH3CHCl देन CH2CH3 ये है, और एक दे रखा है CH3CH2CH2CH2Cl ये। अब यहाँ पर इन्होंने गड़बड़ करके भी इस क्वेश्चन में यहाँ पर इन्होंने देना चाहिए था SN1, तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर SN1 के अकॉर्डिंग बताना है कौन ज़्यादा रिएक्टिव होगा। बताइए SN1 में मैं बता दूं आपको ऑर्डर आता है रिएक्टिविटी का, टर्सरी ज़्यादा रिएक्टिव होता है एज कम्पेयर टू सेकेंडरी एंड एज कम्पेयर टू प्राइमरी। तो यहाँ पर ये तो सेकेंडरी हैलाइड है और ये कौन सा हैलाइड है? प्राइमरी, तो ये वाला ज़्यादा रिएक्टिव हो जाएगा। चलिए इसके बी पे चलते हैं। SN2 डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में बताना है इनमें से कौन फास्टली रिएक्ट करेगा। ब्रोमो पेंटेन में 1 पे ब्रोमो लगा हुआ है, पेंटेन लिख दो 1 2 3 4 5, 1 पे ब्रोमो लगा हुआ है। 2 ब्रोमो पेंटेन मतलब पेंटेन लिखिए 1 2 3 4 5, 2 पे ब्रोमो। तो जो SN2 की बात यदि मैं करूं तो वहां पर इसका उल्टा ऑर्डर हो जाएगा, तो इसका मतलब जहां भीड़ कम है, जहां भीड़ कम है वहां SN2, जहां भीड़ ज्यादा है वहां पे SN1। तो यहाँ पर इस ये जल्दी रिएक्ट करेगा, मतलब 1 ब्रोमोपेंटेन जल्दी रिएक्शन करेगा। ठीक है, चलिए फिर अगले पे चलते हैं। सजेस्ट अ पॉसिबल रीजन फॉर द फ्लोइंग ऑब्जर्वेशन। देखो इन्होंने पहले से ऑब्जर्वेशन दे रखी है हमें कि जो RI है वो ज़्यादा रिएक्टिव है एज कम्पेयर टू RCl से, एज कम्पेयर टू RBr से। ऐसा क्यों है? तो देखो पहले तो बता दूं मैं, RI का जो बॉन्ड लेंथ है बच्चे, क्या है वो बॉन्ड लेंथ, वो सबसे ज़्यादा है। क्या है? सबसे ज़्यादा। ठीक, तो ये बॉन्ड आसानी से ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, तो ये सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होगा। लेकिन सर RBr की बॉन्ड लेंथ RCl से ज़्यादा नहीं होती है, होती है अभी बिल्कुल, लेकिन यहाँ पर जो RCl है
इसमें एक और फैक्टर काम करेगा, वो काम करेगा यहाँ ज़्यादा डेल्टा पॉजिटिव चार्ज होता है क्योंकि क्लोरीन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। क्या होता है? क्योंकि क्लोरीन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। तो आप इस तरह से क्या कर देंगे, इसको एक्सप्लेन कर देंगे। चलिए भी नेक्स्ट पे चलते हैं, इसके और के बी पार्ट पे चलते हैं हम लोग। तो नियोपेंटाइल क्लोराइड, तो बस खोलो भाई इसको पहले, तो CH2Cl, यहाँ पर CH3, इसको खोल रहा हूँ मैं, 3 CH3 है ना, तो एक ऊपर लग गया, एक नीचे, एक यहाँ पर। ये जो नियोपेंटाइल क्लोराइड है डज नॉट फॉलो SN2, ये SN2 को फॉलो नहीं करता, मतलब इसमें यहाँ पर अटैक नहीं होता यहाँ पर, और बल्कि ये ना प्राइमरी हैलाइड है। कैसा हैलाइड है? प्राइमरी। फिर भी SN1 को, सॉरी SN2 को फॉलो नहीं कर रहा है, ये किसको फॉलो कर रहा है? SN1 को। अब SN1 में यदि आपको मैकेनिज्म याद हो तो क्या बनते हैं? कार्बोकैटायंस बनते हैं बच्चे। क्या बनते हैं? कार्बोकैटायन। अब इसमें ये सोचो, यदि ये क्लोरीन यहाँ से निकल जाएगा, एक बार हम निकाल देते हैं और कार्बोकैटायन बना लेते हैं, तो कार्बोकैटायन बनेगा H3C, CH3, देन CH3, देन CH2 पॉजिटिव। तो बोलिए प्राइमरी कार्बोकैटायन बन रहा है नहीं बन रहा? हाँ जी बन रहा है, और ये तो अनस्टेबल होता है। लेकिन इस केस में आपको स्पेशली याद रखना है, यहाँ पर ना शिफ्टिंग हो जाएगी मिथाइल ग्रुप की। कौन से ग्रुप की शिफ्टिंग हो जाएगी बच्चे? मिथाइल ग्रुप की शिफ्टिंग हो जाएगी। मिथाइल ग्रुप शिफ्ट होते ही क्या बन जाएगा? CH3 C पे आ जाएगा पॉजिटिव, CH3 रहेगा नीचे, CH2 एज इट इज, ये जो CH3 नहीं CH2 पे लग जाएगा जाकर ही CH2 पे। तो बोलिए कौन सा कार्बोकैटायन बन गया? टर्सरी। तो यहाँ पर रीअरेंजमेंट होने के कारण ऐसा होता है। क्लियर है? तो चलिए 20th क्वेश्चन पे प्रोसीड करते हैं। नेम द फॉलोइंग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स एंड ड्रॉ देयर स्ट्रक्चर। हमें इनका नाम लिखना पहले, तो इसको मैं बना लेता हूँ। CO, Cl2, En2, क्या आ जाएगा? Cl। ठीक, तो बोलिए यहाँ पर क्लोरीन है ना, C पहले आता है, तो क्या हो जाएगा? डाई क्लोरिडो, डाई क्लोरिडो। यहाँ पर है 2 बार En आया हुआ है, En होता है इथेन 1,2 डाई अमीन, लेकिन 2 के लिए वर्ड यूज होता है बिस, बिस इथेन 1,2 डाई अमीन। ठीक, अब मेटल का नाम लिखो, क्या है? कोबाल्ट, कोबाल्ट। अब कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन नंबर निकालो, यहाँ पर कितना है? +3, तो रोमन लेटर में लिख दो 3। अब बाहर कौन है? क्लोरीन, तो क्या लिख दोगे? क्लोराइड। क्या लिख दोगे? क्लोराइड। अब इसकी स्ट्रक्चर बना लेते हैं। चलो देखो कितने बॉन्ड है इसके? 2, और ये En है ना, बाइडेंटेट लिगेंड होता है बच्चे। कैसा लिगेंड होता है? बाइडेंटेट। ये ना 2 जगह से जुड़ता है, 2 जगह से जुड़ता है, एक ही बंदा 2 जगह से जुड़ता है। तो यहाँ पर 2 दूनी 4 और 2 6, 6 कोऑर्डिनेशन नंबर है इसका। तो कोबाल्ट लिखोगे ऐसे, कोबाल्ट 1 2 3 4 5 6, ऐसे लिखोगे 6। अब इसके अंदर 2 क्लोरीन, कहीं लगा दो आपकी मर्जी में, यहाँ लगा दूँ क्लोरीन, क्लोरीन। अभी En डाइअमीन है बाइडेंटेट लिगेंड, तो ऐसे लगाओ, देखो En लिख के ना यहाँ ऐसे जोड़ दो, और यहाँ En लिख के ना ऐसे जोड़ दो। ठीक है, जोड़ दिया, और यहाँ से ब्रैकेट कर दीजिए बंद, और ये नेगेटिव इस पे पॉजिटिव आ जाएगा, इस पे क्या आ जाएगा? पॉजिटिव, और बाहर Cl नेगेटिव को छोड़ दो। ये स्ट्रक्चर बना दिया हमने। क्या बना दिया इसकी बच्चे? स्ट्रक्चर। ठीक है, चलिए इसके सेकंड पार्ट पे चलते हैं 20th के। हमारे पास क्या है? PtNH3 ट्वाइस क्लोरीन NO2, ये है। हमें इसका क्या लिखना है? IUPAC नेम लिखना है। तो चलिए भाई, A से अमीन बनता है, C से क्लोरिडो बनता है, N से हमारे पास बनता है नाइट्राइटो। नाइट्रेट नहीं है, नाइट्रेट तो ना NO3 होता है, ये NO2 है, नाइट्राइट, नाइट्राइटो हो जाएगा। तो क्या आ जाएगा? 2 है ना अमीन, तो क्या नाम हो जाएगा इसका बच्चे? डाई अमीन। क्लोरीन के लिए क्लोरिडो, क्लोरिडो। ठीक है, क्या आ जाएगा? क्लोरिडो। अब NO2 ना एक और लिगेंड है, NO2 ना वो है एम्बिडेंटेड लिगेंड, ये ONO भी होता है, ये O से भी जुड़ सकता है ना N से भी जुड़ सकता है, लेकिन इस साइड में कहाँ से जुड़ा है? नाइट्रोजन से ना। किस साइड से जुड़ा है ये? नाइट्रोजन से। किस साइड से जुड़ा है बच्चे? नाइट्रोजन से। ठीक है ना, याद रखेंगे आप। तो नाइट्राइटो क्या हो गया है? नाइट्राइटो। क्लियर है? डाई अमीन क्लोरिडो नाइट्राइटो। पीटी का नाम होता है प्लेटिनम। क्या होता है? प्लेटिनम। ठीक है, अब प्लेटिनम का ऑक्सीडेशन नंबर आपको निकालना पड़ेगा। इस पे -1 होता है, इस पे -1 होता है, तो +2 आ जाएगा। तो क्या आ जाएगा यहाँ पर? +2। इस पे ना कोई पॉजिटिव चार्ज ना नेगेटिव चार्ज, तो एज इट इज छोड़ दो। क्या कर दोगे यहाँ पर? एज इट इज छोड़ दोगे। ठीक है ना, क्लियर है? अब यहाँ पर जो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर देखिए कितना है? 2 और 1 3 और 1 4 है। तो 4 प्लेटिनम के यदि टेट्रा कोऑर्डिनेटेड कॉम्प्लेक्स है तो मोस्टली ना स्क्वायर प्लेनर होते हैं, तो इसको ना स्क्वायर प्लेनर बना दो, ऐसे ऐसे ऐसे।
अब लगा दो भाई, मैंने यहाँ पर दोनों NH3 लगा दिए इस तरह से, ठीक है। क्लोरीन को यहाँ लगा दिया और NO2 को मैंने यहाँ लगा दिया, ठीक है। और इस तरह से ये क्या बन गया है, कंपाउंड की स्ट्रक्चर। तो चलिए भाई 21st क्वेश्चन पे प्रोसीड करते हैं बच्चे। 21वां क्वेश्चन आ गया हमारे पास। कैलकुलेट द टाइम टू डिपॉजिट, हमें टाइम निकालना है बच्चे यहाँ पर। टू डिपॉजिट 1.17 ग्राम ऑफ निकल, तो W कितना आ गया यहाँ पर 1.17 ग्राम निकल डिपॉजिट करना है एट कैथोड व्हेन करंट ऑफ 5 एम्पियर, तो I की वैल्यू आ गई है 5 एम्पियर। वॉज पास थ्रू द सोल्यूशन ऑफ निकल नाइट्रेट, निकल नाइट्रेट के सोल्यूशन में से उसको क्या किया गया है, पास किया गया। तो आपको क्या निकालना है, टाइम निकालना है। तो मैं आपको बता दूं, ये हमारे पास फैराडे के लॉ में से न्यूमेरिकल है। आपके पास फैराडे का फर्स्ट लॉ पढ़ा होगा आपने, सेकंड लॉ भी पढ़ा होगा। तो यहाँ पर मास डिपॉजिट का एक फॉर्मूला होता है W इज इक्वल्स टू, वो क्या होता है, मोलर मास डिवाइड बाय एन फैक्टर, क्लियर है कहानी, इनटू में 96,500 कूलम, और यहाँ पर आता है Q, क्या आता है Q। अब मास कितना है 1.17। अब मोलर मास किसका निकालना पड़ेगा भाई, निकल नाइट्रेट का, निकल का निकालना पड़ेगा ना आपको, क्योंकि निकल डिपॉजिट हो रहा है, नाइट्रेट थोड़ी ना डिपॉजिट हो रहा है। तो निकल का मोलर मास कितना दे रखा है 58.5, 58.5। अब एन फैक्टर यहाँ पर देखो, निकल का ना ऑक्सीडेशन नंबर निकालो यहाँ पर कितना है, तो कितना आएगा +2 ऑक्सीडेशन नंबर, तो एन फैक्टर हो गया है 2, इंटू में आ जाएगा यहाँ पर 96,500। अब क्यों होता है 4, 4 का फॉर्मूला होता है I इंटू में T, करंट इंटू में टाइम। करंट यहाँ पर एम्पियर में होना चाहिए और टाइम निकलेगा सेकंड में। तो करंट कितना है यहाँ पर 5 और T आ जाएगा यहाँ पर टाइम। तो यहाँ से T की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास, मैं आपको बताना चाहूँ किसकी वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर T की, तो कितनी आ जाएगी 1.17 इंटू 2 इंटू 96,500 डिवाइड बाई 58.5 इंटू में क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा बच्चे, ठीक। इसको भैया आपको ना सोल्व करना पड़ेगा, ये अब आपको सोल्व करना पड़ेगा, सेकंड में आंसर आ जाएगा, बस किस में आ जाएगा, सेकंड्स में आंसर। चलिए भाई 22nd क्वेश्चन पे चलते हैं, सेक्शन सी पे आ गए हम लोग, उसके फर्स्ट पार्ट से शुरू कर देंगे। फॉर द रिएक्शन, आपको रिएक्शन दे रखी है 2N2O5 गोज टू 4NO2 प्लस में O2। द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO2 इज, मतलब NO2 के बनने का रेट दे रखा है, मतलब dNO2/dt दे रखा है। ये कितना है 2.8 इंटू 10 की पावर -3 मोलर पर सेकेंड, ये दे रखा है, ठीक है। कैलकुलेट द रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ N2O5, हमें dN2O5 डिवाइड बाई dt निकालना है। तो इसके लिए ना आपको रेट ना लिखना आना चाहिए, तो लिखें, कैसे लिखा जाएगा, ये 2 है ना, इसको नीचे लिया 1/2 dN2O5/dt। कंसंट्रेशन होती है तो यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट आएगा, और क्योंकि रिएक्टेंट है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा माइनस, इज इक्वल टू 1/4 dNO2/dt इज इक्वल टू dO2/dt। अब आपको क्या निकालना है बच्चे, N2O5 के डिसअपियरेंस का रेट, मतलब ना आपको ये निकालना है, जिसको मैं सर्कल कर रहा हूँ आपको ये निकालना है। आपको दे क्या रखा है dNO2/dt, मतलब ये आपको दे रखा है, ये आपको निकालना है, तो ये निकालें, ये लो dN2O5 डिवाइड बाई dt, ये जो 2 है ना यहाँ चला जाएगा, तो 2 डिवाइड बाई 4 इंटू dNO2/dt की वैल्यू कितनी है 2.8 इंटू 10 की पावर -3। इसको काटो, 2 पे 2 दूनी 4, 2 पे काटो, 2 एकम 2, 2 चौका 8 इंटू 10 की पावर -3, आंसर आ जाएगा। क्लियर है कहानी यहाँ तक की, हाँ जी सर बिल्कुल क्लियर है, ठीक है भाई। अरे भाई कर लेंगे या नहीं कर लेंगे, ठीक है। चलो ये भी 22वें का बी भी यहीं सोल्व कर देते हैं, बी 22वें का बी पार्ट। ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हैज रेट कांस्टेंट, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का रेट कांस्टेंट के दे रखा है हमें, कितना दे रखा है, कहाँ गया अभी, कहाँ गया तू, ये दे रखा है 1.0 इंटू 10 की पावर -3 सेकेंड इनवर्स। 1.0 10 की पावर -3 को लिख सकता हूँ मैं 1/1000, है ना, लिख सकते हैं। हाउ लॉन्ग विल इट टेक 6 ग्राम ऑफ दिस रिएक्टेंट टू रिड्यूस टू 3 ग्राम, 6 ग्राम से कितने ग्राम पे आना है, 3 ग्राम पे। बोलो 6 ग्राम से 3 ग्राम पे आने का मतलब T1/2 है नहीं, आधा टाइम है नहीं, अरे खुद सोचो, 6 ग्राम है वो, उसको 3 ग्राम पे आना है, तो आधा समय लगेगा नहीं लगेगा, उसकी आधी कंसंट्रेशन हो जाएगी नहीं हो जाएगी, तो आधा टाइम निकाल दो। तो T1/2 किसके इक्वल होता है आपको पता होना चाहिए, 0.693 डिवाइड बाई के है 1/1000,
तो 1/1000 कहाँ जाएगा, यहाँ पर नीचे 1000 चला जाएगा ऊपर, इस 1000 से डेसिमल हो जाएगी कैंसिल, तो आ जाएगा 693 सेकेंड, आंसर आ जाएगा 693 सेकेंड। तो चलो भैया अब आ गए हम 23rd क्वेश्चन पे। हाउ डू यू कन्वर्ट द फ्लोइंग, आप इनको कैसे कन्वर्ट करेंगे, इथेनॉल टू प्रोपेनॉन। इथेनॉल है बच्चे CH3CHO, कन्वर्ट करना है इसको प्रोपेनॉन में तो CH3COCH3 में। ठीक, ऐसे ऐसे मैं हमेशा बता देता हूँ, यहाँ पर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की हेल्प लेनी पड़ेगी। एल्डिहाइड कीटोन के कन्वर्जन्स में ना आपको हर जगह या मोस्टली आपको ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की जरूरत होगी। इसमें कितने कार्बन है, 2, यहाँ कितने 3, तो एक कार्बन का ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ले आओ, तो CH3MgBr ले आए हम लोग। तो ये CH3MgBr क्या करेगा, मैं थोड़ा ना ओपन करके दिखा देता हूँ आपको इसको ना मैकेनिज्म की हेल्प से थोड़ा सा। CH3C डबल बॉन्ड OH ये है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है CH3MgBr बच्चे। ठीक, तो क्या होगा, इस पे जो नेगेटिव चार्ज है, क्योंकि डेल्टा नेगेटिव यहाँ डेल्टा पॉजिटिव, तो ये नेगेटिव चार्ज करेगा अटैक यहाँ, ये ऊपर चला जाएगा, तो बनेगा CH3CO पे नेगेटिव, यहाँ अटैच हो जाएगा CH3, ये H एज इट इज, और O पे अटैच हो जाएगा MgBr। और इसकी जब आप हाइड्रोलिसिस करवाओगे, हाइड्रोलिसिस, तो यहाँ पर OH बन जाएगी, मतलब सेकेंडरी अल्कोहल बन जाएगी, CH3CHOH और सेकेंडरी अल्कोहल का जब आप ऑक्सीडेशन करते हो या हीटेड कॉपर के साथ 573 केल्विन पे, तो वो आपको कीटोन देता है। क्या देता है, कीटोन। सेकेंडरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन क्या देता है आपको, कीटोन। तो इस तरह से ये एसीटोन में क्या हो गया, देखिए कन्वर्ट हो गया है। कर लेंगे अभी 23 में का ये पार्ट। चलिए बी पार्ट पे चलते हैं, 23rd के बी पार्ट पे। किसके, 23rd के। हाउ विल यू ब्रिंग अबाउट द फ्लोइंग कन्वर्जन्स इन नॉट मोर देन 2 स्टेप्स, 2 से ज़्यादा स्टेप नहीं लेने भाई आपको। तो यहाँ पर कौन है बच्चे, बेंजोइक एसिड। कौन है, बेंजोइक एसिड। तो मेटा नाइट्रोबेंजाइल अल्कोहल, मेटा नाइट्रोबेंजाइल अल्कोहल मतलब मेटा पे NO2 लगा हो और यहाँ पर हो बेंजाइल अल्कोहल। तो सोचो भाई इसको किस में कैसे कन्वर्ट करोगे, सोचो। मेटा पे नाइट्रो लगाना है तो COH होगा तभी लगा सकते हैं NO2, COH की जगह कुछ और आ गया तो अब नहीं लगेगा, क्योंकि COH इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप पे इलेक्ट्रॉन खींचेगा, तो ये मेटा डायरेक्टिंग होता है। कैसा डायरेक्टिंग होता है बच्चे, ये मेटा डायरेक्टिंग। तो पहले ही नाइट्रेशन करवा दो भाई इसकी, ये लो HNO3 विद H2SO4, कंसनट्रेटेड लेने हैं दोनों, तो यहाँ पर बन जाएगा हमारे पास COOH, यहाँ पर आ जाएगा NO2। अब इसका रिडक्शन कराना पड़ेगा। अब सर रिडक्शन करवाओगे तो NO2 का भी तो रिडक्शन हो जाएगा भाई, बात तो आप सही बोल रहे हो भाई, बात तो बिल्कुल पते की बोल रहे हो, तो NO2 का भी रिडक्शन होगा। क्या कोई ऐसा रिएजेंट है जो NO2 को रिड्यूस नहीं करता, मतलब नाइट्रोबेंजीन को जो रिड्यूस नहीं करता। तो मैं आपको बता दूं LiAlH4 कभी नाइट्रोबेंजीन को रिड्यूस नहीं करता। ये बात आप पल्ले अपने ना गांठ बांध लीजिए भाई आप लोग। जस्ट फोकस ऑन दिस पॉइंट व्हाट आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट, कि नाइट्रोबेंजीन की रिडक्शन LiAlH4 नहीं करता। ठीक है, तो आपको नाइट्रोबेंजीन से यदि एनिलीन बनानी है बच्चे, क्या बनानी है यहाँ से एनिलीन, देखो मैं एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ आपको बीच बीच में, तो आप टीन HCl का यूज करेंगे, किसका यूज करेंगे, टीन HCl का। तो यहाँ पर LiAlH4 डाल दीजिए बच्चे, LiAlH4, वो इसको तो रिड्यूस करवा देगा कार्बोक्सिलिक एसिड को तो अल्कोहल में, लेकिन नाइट्रोबेंजीन को वो कुछ भी नहीं बोलेगा। ठीक है बच्चे, चलिए भाई सी पार्ट पे चलते हैं, 23rd के सी पार्ट पे क्या कह रहा है। नेम द रिएक्शन इन विच एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स आर रिड्यूस टू हाइड्रोकार्बन। रिएक्शन ले लेते हैं भाई, ये लो CH3CHO, एक कीटोन भी ले लेते हैं CH3COCH3। यहाँ पर डाला इन्होंने जिंक अमलगम ZnHg विद HCl, जिंक अमलगम ZnHg विद HCl। ठीक है ना, ये डाल रखे हैं। तो हाइड्रोकार्बन देखो 2 कार्बन है तो 2 कार्बन की अल्केन बना दो, तो इथेन आंसर आएगा। यहाँ पर 3 कार्बन है तो 3 कार्बन की अल्केन बना दो, CH3CH2CH3। तो इस रिएक्शन को बोला जाता है बच्चे क्लीमेंसन रिडक्शन। कौन सी वो रिडक्शन बोला जाता है, स्पेलिंग गलत होगी, स्पेलिंग भी नहीं आती, क्या करें बेटा, क्या होगा हम लोगों का। क्लीमेंसन रिडक्शन। इसके साथ एक ऐसी ऐसी रिडक्शन आती है उसको बोला जाता है वोल्फ किस्नर रिडक्शन। क्या बोला जाता है, वोल्फ किस्नर। उसमें ना NH2 लेना होता है और KOH लेना होता है, ये रिएजेंट होते हैं उसके। ठीक है ना, याद रखेंगे आप। क्लीमेंसन को ऐसे याद रखें, क्लीमेंसन क्लीन कर देगा, क्लीमेंसन क्लीन कर देगा। क्लीन कर देगा मतलब ये ऑक्सीजन वगैरह सब हटा देगा और हाइड्रोकार्बन बना देगा। क्लियर है भाई। तो चलिए भाई 24th पे चलते हैं। गिव रीजंस फॉर द फ्लोइंग, आपको इनके लिए कारण बताना है। कारण बताओ, नोटिस आ गया है भाई, ठीक, सो कोज नोटिस। चलो भाई,
पैरानाइट्रोफिनॉल इज मोर एसिडिक देन पैरामिथाइल फिनॉल। ये लो भाई, पैरानाइट्रोफिनॉल बना लो पहले पहले जो देगा ना वो बना लो बस। फिनॉल पैरा पे लगा दो NO2, फिर फिनॉल, ये लो ये क्या है फिनॉल, और पैरा पे लगा दो मिथाइल। क्या लगा दोगे? मिथाइल। अब इनमें से कौन ज़्यादा एसिडिक? मैंने कहा एसिडिक स्ट्रेंथ चेक करने के लिए इस H को हटा दो पहले। तो ये लो इनका आयन बना दो। तो यहाँ आयन बन गया है O पे नेगेटिव NO2, यहाँ आयन बन गया है O पे नेगेटिव CH3। अब इनमें से जो स्टेबल है ना वही ज़्यादा एसिडिक है। तो बोलो नेगेटिव चार्ज कब स्टेबल होता है? जब नेगेटिव कम हो। कोई भी चार्ज तब स्टेबल होता है जब उसकी जो मैग्नीट्यूड है वो कम होता है। बोले इस नेगेटिव को ये अंदर बुला लेगा? नहीं बुला लेगा। क्यों? क्योंकि NO2 एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है, बट ये तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, तो ये इस नेगेटिव को अंदर इतना जल्दी नहीं बुलाएगा। तो इसका मतलब नाइट्रो वाला एसिडिक है एज कम्पेयर टू दिस वन। तो आप हमेशा ये तो बात ना अपने दिमाग में बैठा लो, इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप इंक्रीजेज एसिडिक स्ट्रेंथ। वो एसिडिक स्ट्रेंथ को क्या करते हैं बच्चे? इंक्रीज करते हैं। चलिए 24th के बी पार्ट पे चलते हैं। बॉन्ड लेंथ ऑफ CO बॉन्ड इन फिनॉल इज शॉर्टर देन इन मिथेनॉल। मिथेनॉल तो है भाई, ये लो मिथेनॉल, तो ये जो बॉन्ड लेंथ है, ये बॉन्ड लेंथ ये ज़्यादा है एज कंपेयर टू जो फिनॉल है ना, फिनॉल और OH के बीच की बॉन्ड लेंथ के कंपैरिजन में। ये बॉन्ड लेंथ तो छोटी है CO की बॉन्ड लेंथ, और ये CO की बॉन्ड लेंथ क्या बड़ी? क्यों? क्योंकि यहाँ पर लोन पेयर है और वो रेजोनेंस में आता है बच्चे। और जब वो लोन पेयर रेजोनेंस में आता है तो यहाँ पर कई रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में डबल बॉन्ड करेक्टर होता है। देखो ये डबल बॉन्ड करेक्टर, और इस डबल बॉन्ड करेक्टर के कारण हमें पता चलता है कि इसकी बॉन्ड लेंथ छोटी होती है। बिल्कुल सही है भाई। सी पे चलते हैं। CCH3Br ऑन रिएक्शन विद सोडियम मिथॉक्साइड। ये लो भाई CH3 CH3 CH3Br। ये जब किसी रिएक्शन कर रहा है सोडियम मिथॉक्साइड है, सोडियम मिथॉक्साइड मतलब NaOCH3, O पे यहाँ पर नेगेटिव चार्ज है, गिव्स एल्कीन एज द मेजर प्रोडक्ट नॉट ईथर। अब आपको ऐसा लग रहा होगा कि यहाँ पे नेगेटिव यहाँ पे पॉजिटिव, सर Na पॉजिटिव और Br को तो निकाल दो और यहाँ O लगा दो और हमारा आंसर बना दो सर ईथर। लेकिन यहाँ पर ये आंसर नहीं आएगा। कई बच्चे ना सोच रहे होंगे कि यहाँ पर ये आंसर आएगा CH3 Br हटकर सर यहाँ OCH3 लग जाएगा। भाई यहाँ पर ये आंसर नहीं आएगा, ईथर नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि जब ये अटैक करने जाएगा यहाँ से यहाँ पर, तो ऐसा नहीं लग रहा है यहाँ पर भीड़ ज्यादा, देखो इतने इतने बड़े 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 ग्रुप लगे हुए हैं। तो क्या है भाई यहाँ पर स्टेरिक हिंड्रेंस। क्या है बच्चे यहाँ पर? स्टेरिक हिंड्रेंस, भीड़ है भीड़, इसलिए यहाँ पर अटैक पॉसिबल नहीं है इस कार्बन पे। तो करेगा क्या सर फिर? ये बेचारा क्या करेगा? जैसे हम मंदिर पे जाते हैं ना पूजा करने, दिया लगाने मंदिर में, और देखा हमने भाई जो मेन मंदिर है जहाँ पर मूर्ति है भगवान की, वहां पर तो भीड़ बहुत ज्यादा है, तो हम बाहर ही दिया लगा के आ जाते हैं कि हम बोलते हैं भगवान को, भाई भगवान हमें माफ करना, देखो इतनी भीड़ में हमारी तो हिम्मत है नहीं अंदर जाने की। और भक्ति की शक्ति तो ना मन में होती है। आप घर बैठे भी यदि सच्ची भक्ति करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, ठीक, बट मन आपका साफ होना चाहिए, पवित्र होना चाहिए। तो हम क्या करते हैं भीड़ में, जब हम मंदिर के मेन मंदिर तक नहीं पहुंच पाते जहां पर मूर्ति रखी हुई है भगवान की, तो हम बाहर ही दिया लगा के आ जाते हैं। तो देखो मैंने यहाँ पर 2 हाइड्रोजन लिख दी, यहाँ पर एक हाइड्रोजन को मैं बाहर कर देता हूँ। तो पता है ये क्या करता है? बोला मैं तो अंदर तो जा नहीं सकता, तो मैं तो इस हाइड्रोजन पे ही अटैक कर दूंगा, और हाइड्रोजन वाला बॉन्ड यहाँ से ऐसे टूट जाएगा यहाँ, और ये Br वाला बॉन्ड ऐसे टूट जाएगा। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा? देखिए देखने से क्या बन रहा है? CH3 C, यहाँ पर डबल बॉन्ड आ जाएगा, डबल बॉन्ड CH2, और नीचे क्या जाएगा? CH3। तो बोलिए आंसर क्या आ रहा है? एल्कीन। और यही तो आपसे पूछा गया था कि ऑन रिएक्शन विद सोडियम मिथॉक्साइड गिव्स एल्कीन एज द मेजर प्रोडक्ट नॉट ईथर। तो चलिए भाई 25वें क्वेश्चन पे चलते हैं। द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड ए। प्योर का वेपर प्रेशर लिखा जाता है भाई P0A से। वो कितना है? 450, सॉरी 450 है भाई, ये 450, ये तो 400 ना केल्विन है टेम्परेचर। और प्योर बी मतलब P0B, वो कितना है बच्चे? 700 मिलीमीटर। यूनिट है मिलीमीटर प्रेशर की यहाँ पर जो इन्होंने दे रखी है। मरकरी Hg के रिस्पेक्टिवली, मतलब जो मैनोमीटर है उसमें मरकरी भरा हुआ है। फाइंड आउट द कंपोजिशन ऑफ लिक्विड मिक्सचर। आपको कंपोजिशन बतानी लिक्विड मिक्सचर की। टोटल वेपर प्रेशर P जो टोटल है वो क्या है? 600 मिलीमीटर। कंपोजिशन का मतलब आपको A का और B का बच्चे मोल फ्रैक्शन बताना है। क्या बताना है यहाँ पर? मोल फ्रैक्शन।
तो बोलो यहाँ पर कौन सा रोल लगेगा, तो रोल्ट लॉ लगेगा। तो रोल्ट लॉ में जो पी टोटल होता है वो होता है पार्शियल प्रेशर ऑफ ए प्लस में पार्शियल प्रेशर ऑफ बी के इक्वल। पार्शियल प्रेशर ऑफ ए होता है बच्चे पी नोट ए इंटू में एक्स ए, पार्शियल प्रेशर ऑफ बी होता है पी नोट बी इंटू में एक्स बी। क्लियर है यहाँ पर? ठीक। तो यहाँ पर पी नोट ए एज इट इज रहेगा, एक्स ए को मैं लिख सकता हूँ 1 माइनस एक्स बी, प्लस पी नोट बी एज इट इज रहेगा और एक्स बी भी एज इट इज रहेगा। अब ये कैसे लिख दिया, क्योंकि हमें पता है मोल फ्रैक्शन का जो सम होता है वो 1 के इक्वल होता है। अब चलो सारी चीज़ें पुट कर दो। पी टोटल की जगह कितना आ गया 600, पी नोट ए की जगह कितना आ गया 450, देखो ऊपर लिख रखा है ना 450 इंटू में 1 माइनस एक्स बी रहेगा एज इट इज, पी नोट बी की जगह कितना आ गया 700 इंटू में क्या हो जाएगा एक्स बी। बच्चे कितना हो जाएगा एक्स बी। चलो सोल्व करो थोड़ा सा अंदर, 450 अंदर चला गया है, माइनस 450 एक्स बी प्लस में 700 एक्स बी। क्लियर है कहानी यहाँ तक की? अब भाई 450 को इधर ले आऊँ मैं और घटा दूँ 600 में तो कितना बच गया यहाँ पर, एक 150 बच गया। अब इसको भी तो घटा दो, 700 में से 400 घटाओगे 450, हाँ भाई 650, 450 घटाना 50, 500 तो 150 बच गया। 700 में से 450 घटाना तो कितना बचेगा, 700 में से 450 घटाओगे तो 250 बचेगा, है ना? तो 250 एक्स बी, तो एक्स बी की वैल्यू आ गई यहाँ पर 150 डिवाइड बाई 250, 0 से 0 कैंसिल हो गया, 5 पे 3, 5 5 25, तो 3/5। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ बी आ गया बच्चे 3/5। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए कितना आ जाएगा, एक में से घटा दो इसकी तो कितना हो जाएगा 2/5। ठीक है ना, कितना हो जाएगा 2/5। तो इस तरह से हमने ये क्वेश्चन कर लिया है 16। तो चलिए भाई 26 क्वेश्चन पे प्रोसीड करते हैं। कौन से क्वेश्चन पे, 26वें क्वेश्चन पे। राइट आउट द स्ट्रक्चर ऑफ द मेन प्रोडक्ट। चलो भाई इसको लिख देते हैं हम। बेंजीन पे लगा है NH2 एनिलीन है हमारे पास, और इसकी रिएक्शन हो रही है CH3CO OCH3 से, CH3CO COCH3 से, और पिरिडीन यहाँ पर ले रखा है। तो बोलो ये एसिटाइलेशन है भाई एनिलीन की। एनिलीन की क्या है एसिटाइलेशन, देखो यहाँ से जो ये ग्रुप है ना, ये ग्रुप ये यहाँ लगेगा जाकर, और यहाँ से एक एच हटा देनी है आपको, तो क्या आंसर आ जाएगा, यहाँ पर रिंग रहेगी एज इट इज, यहाँ पर NH बन जाएगा और ऊपर लग जाएगा COCH3। अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था, इसी पेपर को हमने सोल्व करते टाइम पढ़ा था, यस है ना? हाँ भाई H यहाँ से हटकर यहाँ लग जाएगी इसके साथ, तो CH3COOH एसिटिक एसिड और बन जाएगा। लेकिन उन्होंने बोला मेन प्रोडक्ट फाइंड आउट करने हैं। चलो सेकंड पे चलते हैं। ये है बेंजीन हमारे पास, SO2Cl2 का मतलब है S डबल बॉन्ड O S डबल बॉन्ड O Cl, थायोनिल क्लोराइड, बेंजीन थायोनिल क्लोराइड। ये NHCH3 ट्वाइस के साथ रिएक्शन कर रहा है, NH और CH3 ट्वाइस के साथ रिएक्शन कर रहा है। तो देखो यहाँ से आपको ना HCl भगा देना, बस यहाँ से बच्चे क्या बाहर कर देना है HCl। तो आंसर क्या आ जाएगा, रिंग रहेगी एज इट इज, S डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O, यहाँ लग जाएगा NCH3 दो बार, ये आंसर आ जाएगा भाई। ठीक है, अगले आंसर पे चलिए। बेंजीन डाइजोनियम सोल्ट है बच्चे, बेंजीन डाइजोनियम सोल्ट, ये रिएक्शन कर रहा है इथेनॉल से, इथेनॉल। तो यहाँ पर बेंजीन आंसर आएगा भाई। इथेनॉल का काम भी है बेंजीन बनाना, और यदि इसमें मैं H3PO2 डाल दूँ, H3PO2, तो इसका काम भी है बेंजीन बनाना। तो याद रख लो ये दोनों रिएक्शन बेंजीन डाइजोनियम सोल्ट की। चलिए भाई 27th क्वेश्चन पे प्रोसीड करते हैं। गिव रीजंस फॉर द फ्लोइंग ऑब्जर्वेशंस, आपको इनके पीछे के ना कारण बताने। मेजरमेंट ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर इज प्रेफर्ड फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ मोलर मासेस ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल सच एज प्रोटीन एंड पॉलीमर। मतलब पाई ऑस्मोटिक प्रेशर का फॉर्मूला होता है I = CRT। मतलब इसको प्रेफरेंस क्यों देते हैं, प्रोटीन और पॉलीमर के मोलिकुलर मास पता करने के लिए क्यों देते हैं? तो इसमें कई रीजन हो सकते हैं भाई। पहला तो यही कि इसमें टेम्परेचर का फैक्टर भी है, टेम्परेचर चेंज होगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर, क्योंकि टेम्परेचर का फैक्टर इसके अंदर है। क्लियर है? और कंसंट्रेशन इसमें ज़्यादातर क्या यूज़ करी जाती है, मोलैरिटी। तो टेम्परेचर का फैक्टर भी है, मोलैरिटी भी है। और दूसरा कि ये जो ऑस्मोटिक प्रेशर है, ये हम बहुत ज़्यादा जो डाइल्यूट सोल्यूशन है ना, बहुत ज़्यादा पानी मिला हुआ, उसके लिए भी बहुत अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, मतलब ये जो प्रोटीन है या पॉलीमर है, यदि इनका बहुत डाइल्यूट सोल्यूशन भी है तब भी हम ऑस्मोटिक प्रेशर का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, इसलिए ज़्यादातर हम किसका यूज़ करते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर का। बी पे आते हैं जल्दी से। एक्वेटिक एनिमल्स आर मोर कंफर्टेबल इन कोल्ड वाटर देन इन वार्म वाटर। भाई देखो ये पानी में ये मछली है बेचारी,
पानी से बाहर नहीं निकाल रहे, चलो पानी के अंदर ही है, ये बन गई मछली, जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, हाथ लगाओगे डर जाएगी, बाहर लगाओगे तो मर जाएगी। ठीक है भाई, इसको बाहर नहीं लाएंगे हम। ये सर्दियों में इसको अच्छा लगता है, जैसे अब सीजन चला हुआ है ना सर्दियों का, क्यों? क्योंकि सर्दियों में टेम्परेचर होता है कम, जिससे जो गैस होती हैं उनकी जो सोलिबिलिटी है लिक्विड के अंदर, सोलिबिलिटी वो इंक्रीज हो जाती है। सोलिबिलिटी इंक्रीज होने से इनको पानी में ना भर भर कर ऑक्सीजन गैस मिलती है पानी में, क्योंकि ऑक्सीजन गैस ज़्यादा डिजोल्व हो जाती है सर्दियों में इस पानी के अंदर, तो ये आसानी से सांस ले लेती है। ठीक है, क्या ले लेती है? आसानी से सांस। ठीक है, तो इसलिए कोल्ड वेदर में ये अच्छा फील करती है। मछलियाँ भी, और कोई और भी हो सकता है, मछलियाँ जल का राजा भी हो सकता है, मछली जल की रानी भी हो सकती है। हम देख लेते हैं सी क्वेश्चन क्या कह रहा है। एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट है 1 मोलर KCl, 1 मोलर KCl है, और 1 मोलर शुगर सोल्यूशन है, 1 मोलर शुगर सोल्यूशन है। एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट इज नियरली डबल, इसके अंदर डेल्टा TB जो है वो ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू डेल्टा TB ऑफ शुगर। क्यों है भाई ऐसा? क्योंकि जो KCl है ना, ये आसानी से कच्चे पानी के अंदर जाकर क्या हो जाता है? डिसोसिएट। अब पानी के अंदर ये डिसोसिएट होगा तो इसमें I की वैल्यू आएगी, और डिसोसिएशन के केस में I की वैल्यू होती है 1 से ज़्यादा, तो यहाँ पर डेल्टा TB का फॉर्मूला लग जाएगा I इंटू में KB इंटू में M। लेकिन यहाँ पर शुगर डिसोसिएट नहीं होती, तो यहाँ पर फॉर्मूला आएगा डेल्टा TB इजक्वल टू KB इंटू में M। तो बोले यहाँ पर कौन फैक्टर ज़्यादा आ गया है? I। तो डिसोसिएशन के कारण ऐसा हो रहा है। 28th क्वेश्चन पे प्रोसीड करते हैं। गिव रीजंस फॉर द फ्लोइंग, आपको इन सब के लिए कारण बताना है। इथाइल आयोडाइड अंडरगोज SN2 रिएक्शन। इथाइल आयोडाइड मतलब CH3CH2 आयोडीन, ये कौन सी रिएक्शन देता है? SN2। फास्टर देन इथाइल ब्रोमाइड, फास्टर देन इथाइल ब्रोमाइड। ठीक है, तो ये तो अभी अभी नहीं पढ़ के आए भाई हम लोग, अभी थोड़ी देर पीछे भाई आर अल्काइल हैलाइड में अल्काइल आयोडाइड ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं अल्काइल ब्रोमाइड से। तो इसके पीछे क्या रीज़न है? पहला तो इनकी बॉन्ड स्ट्रेंथ कम होती है, बॉन्ड लेंथ जो देखो इसकी बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होती है और बॉन्ड स्ट्रेंथ कम होती है, पहला तो रीज़न है ये। दूसरा, जो यहाँ से I नेगेटिव निकलेगा ये बेटर लीविंग ग्रुप होता है। क्या होता है बच्चे? बेटर लीविंग ग्रुप, मतलब ये आसानी से I नेगेटिव की फॉर्म में कहाँ जा सकता है? बाहर जा सकता है, इसलिए जल्दी रिएक्ट कर लेता है। बी पार्ट पे आते हैं भाई, 28वें के बी पार्ट पे, ये रहा 28वें का बी पार्ट यहाँ पर है। ठीक है ना, देखो नीचे 29 दिख रहा होगा। चलिए, प्लस माइनस 2 ब्यूटेनॉल, ये लो भाई ब्यूटेनॉल, मैथ एथ प्रोप ब्यूट ओल, यहाँ पर भी हाइड्रोजन, यहाँ पर भी हाइड्रोजन, यहाँ पर भी हाइड्रोजन, यहाँ पर भी हाइड्रोजन। ठीक है, ये जो है ना ये ऑप्टिकली इनएक्टिव है। क्या है? ऑप्टिकली इनएक्टिव। क्यों सर, ये ऐसा क्यों है? इस पे तो कायरल कार्बन है, देखो सर ये कायरल कार्बन है ना। कायरल कार्बन कौन सा कार्बन होता है? जिसके चारों ग्रुप अलग अलग हों। देखो इस पे एक तो ये ग्रुप लगा हुआ है, ये ग्रुप और ये OH और ये H, चारों अलग अलग है ना, तो कायरल कार्बन है। और कायरल कार्बन जिनके पास होता है वो ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं। लेकिन ये सर ऑप्टिकली इनएक्टिव क्यों? क्योंकि भाई इन्होंने ऊपर ना प्लस माइनस दोनों लिख रखे हैं। अब मैं कहूँ आपसे कि इसमें एक बूंद एसिड की डाल दो और एक बूंद बेस की डाल दो, तो ये सोल्यूशन न्यूट्रल होगा, तो मानोगे नहीं क्या बात? ये बात हाँ जी सर मानेंगे तो बिल्कुल। या ये बोलोगे कि सर ना इसमें तो एसिड पड़ा हुआ तो एसिडिक है ये, ना सर इसमें तो बेस भी पड़ा हुआ है बेसिक भी। अरे भाई दोनों इक्वल अमाउंट में पड़े हैं ना। तो यहाँ पर प्लस माइनस का मतलब क्या है? ये डेक्स्ट्रो रोटेटरी भी है इसी के अंदर पड़ा हुआ, और इसी के अंदर कौन पड़ा हुआ? लीवो रोटेटरी, और उनके अमाउंट इक्वल है। तो डेक्स्ट्रो लीवो को क्या कर दोगे? कैंसिल कर देगा। जैसे 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 अब आप खुद सोचो, ये पेन है, ये पेन, ये इस पेन को मैंने राइट डायरेक्शन में रोटेट कर दिया ऐसे, देखो इतना एंगल, तो डेक्स्ट्रो हो गया। लेकिन जो इसके अंदर लीवो पड़ा हुआ वो उतने ही एंगल से इसको कहाँ रोटेट कर देगा? वापिस। तो ये वहीं आ गया, नहीं आ गया, तो पेन कहीं पे गया नहीं ना। तो इसलिए ये ओवरऑल यदि हम देखें तो ये सोल्यूशन कैसा रहेगा? इनएक्टिव रहेगा, क्योंकि इसमें इक्वल अमाउंट में डेक्स्ट्रो और लीवो रोटेटरी हैं। चलो, CX बॉन्ड लेंथ इन हेलोबेंजीन इज स्मॉलर देन CX बॉन्ड लेंथ इज दिस। बोलो, यहाँ पर है हेलोजन इसके ऊपर और एक है CH3 पे हेलोजन। कहते हैं कि जो ये बॉन्ड लेंथ है ना ये छोटी है। क्यों भाई? इसके ऊपर जो लोन पेयर है ना ये रेजोनेंस में आएंगे या नहीं आएंगे? और ये रेजोनेंस में आएंगे तो वहां पर कौन सा करेक्टर आ जाएगा? यहाँ पर डबल बॉन्ड करेक्टर। और इस डबल बॉन्ड करेक्टर के कारण इसकी बॉन्ड लेंथ छोटी होती है और यहाँ पर बॉन्ड लेंथ क्या होती है? ज्यादा। तो चलिए भाई 29th क्वेश्चन पे प्रोसीड करते हैं हम लोग।
29, 30, 31, 32, 33 भाई 5 क्वेश्चन रह गए हैं बस। थोड़ा सा और पेशेंस रखिए। देखो मैं भी सर्दी में बिल्कुल बैठा हुआ हूँ। रात के लगभग शायद 10:30 के आसपास बज रहे हैं जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो चलिए भाई अब 29 क्वेश्चन एक बार ये पूरा पढ़ लेते हैं, फिर नीचे के आंसर्स देखेंगे हम इसमें क्या क्या पूछे गए हैं। चलिए भाई मेरे साथ पढ़िए, फिर आप लोग भी, मैं बोलूँगा आप सुनते रहिए और पढ़ते रहिए और समझते रहिए। एल्डिहाइड्स डिफर फ्रॉम कीटोन्स इन देयर ऑक्सीडेशन रिएक्शन। एल्डिहाइड कीटोन से ऑक्सीडेशन रिएक्शन में अलग होते हैं, क्योंकि एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन आसानी से हो जाता है लेकिन कीटोन का नहीं होता। एल्डिहाइड्स आर इजीली ऑक्सीडाइज्ड टू कार्बोक्सिलिक एसिड ऑन ट्रीटमेंट विद कॉमन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स लाइक नाइट्रिक एसिड, पोटेशियम परमैंगनेट, पोटेशियम डाइक्रोमेट एक्सेट्रा। मतलब जो एल्डिहाइड है उनका आसानी से ऑक्सीडेशन हो जाता है कार्बोक्सिलिक एसिड में, ये सब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करके। इवन माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, मतलब आप जब कमजोर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करोगे लाइक टोलेंस रिएजेंट, फैलिंग सॉल्यूशन, बेनेडिक्ट रिएजेंट, तब वो भी एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज कर देते हैं। मतलब एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज करना आसान है, कहने का मतलब ये है। कीटोन्स आर डिफिकल्ट टू ऑक्सीडाइज, दे आर ऑक्सीडाइज्ड बाय स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एट एलिवेटेड टेम्परेचर। मतलब उनको यदि ऑक्सीडेशन करना है आपको तो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बुलाना पड़ेगा और टेम्परेचर भी एलिवेट करना पड़ेगा, मतलब बढ़ाना पड़ेगा आप लोगों को। देयर ऑक्सीडेशन इन्वॉल्व्स कार्बन कार्बन क्लीवेज टू फॉर्म मिक्सचर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। उनकी ऑक्सीडेशन जो है ना, जब होता है तो उसमें ना कार्बन और कार्बन का बॉन्ड टूटता है और उससे 2 कार्बोक्सिलिक एसिड मिलते हैं। देखो मिक्सचर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड आपको मिलता है। द ऑक्सीडेशन ऑफ कीटोन इज गवर्न्ड बाय पोपअप्स रूल। मतलब जब कीटोन का ऑक्सीडेशन जनरली होता तो नहीं है, लेकिन जब आप ड्रेस्टिक कंडीशन पे उसको ऑक्सीडेशन करवाते हो तो उसका ऑक्सीडेशन ना पोपअप रूल के अकॉर्डिंग होता है। अब ये पोपअप रूल क्या है, अब हम आगे बढ़ते हैं। इन अनसिमेट्रिकल कीटोन, जो अनसिमेट्रिकल कीटोन होते हैं, ठीक, ऑन ऑक्सीडेशन ऑफ कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड CO ग्रुप इज रिटेन्ड बाय स्मॉलर अल्काइल ग्रुप। मतलब समझो, जैसे ये है, इसमें ये बॉन्ड या तो यहाँ से टूटेगा, देखो या तो यहाँ से टूटेगा या यहाँ से टूटेगा। तो ये जो CO ग्रुप है ना, ये CO ग्रुप देखो इन्होंने ले रखा है CO ग्रुप, वो किसके साथ रखना आपको, इनमें से छोटे ग्रुप के साथ। देखो इसमें तो एक कार्बन यहाँ पर भी है। अब यदि मैं यहाँ पर R को छोटा मान लूँ, R को छोटा मान लूँ R डैश से, तो ये CO ना इसके साथ रखना पड़ेगा आपको, छोटे ग्रुप के साथ CO रहेगा। कौन से के साथ, छोटे के साथ। बड़े के साथ एज इट इज ये बच जाएगा जो बच जाएगा, ठीक है। इसको पोपअप रूल बोलते हैं। यहाँ पर तो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन्होंने क्या लिख रखा है, पोटेशियम डाइक्रोमेट कंसंट्रेटेड H2SO4 डालना और साथ में हीट भी करना है भाई। ये ड्रेस्टिक कंडीशन है भाई, यहाँ पर ये क्या है, ड्रेस्टिक कंडीशंस है, ठीक है। तो चलते हैं। कीटोन्स डू नॉट रिएक्ट विद टोलेंस रिएजेंट, वो टोलेंस रिएजेंट से रिएक्शन नहीं करते, फैलिंग सॉल्यूशन से रिएक्शन नहीं करते। मिथाइल कीटोन्स गिव प्रेसिपिटेट ऑफ आयोडोफॉर्म, जो मिथाइल कीटो ग्रुप प्रेजेंट होते हैं जिनके अंदर COCH3 ग्रुप प्रेजेंट होते हैं, वो जनरली I2NaOH के साथ रिएक्शन कर लेते हैं, आइडोफॉर्म बनाते हैं पीले रंग की, ठीक। अब हमें आंसर करने हैं क्वेश्चंस के इनके। चलो फिर इनके क्वेश्चंस के आंसर करते हैं बारी बारी। हम क्वेश्चन नंबर पढ़ रहे हैं बच्चे 29, ठीक है। चलो भी क्वेश्चन वाइज चलते हैं। Why is it difficult to oxidize ketone as compared to aldehyde? देखो कीटोन में क्या होता है, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 है, और एल्डिहाइड में होता है CH3 C डबल बॉन्ड OH। कीटोन में तो C बॉन्ड ब्रेक करना होता है और एल्डिहाइड में हमें CH बॉन्ड ब्रेक करना होता है। तो C बॉन्ड क्या होता है, मजबूत होता है, तो उसको तोड़ना मुश्किल होता है, इसलिए कीटोन का ऑक्सीडेशन मुश्किल है एज कंपेयर टू एल्डिहाइड्स। किसके कंपैरेटिवली, एल्डिहाइड के कंपैरेटिवली। क्लियर है भाई यहाँ पर, हाँ जी सर बिल्कुल क्लियर है ना। अगले पे चलिए, इसके और वाले पार्ट पे चलते हैं। व्हाट हैपेंस व्हेन 3 मिथाइल पेंट 3 इन 2 ओन। अरे भैया क्या आ गया, पेंट, पेंट मतलब 5 कार्बन, 1 2 3 4 5, पीछे से चला करो हमेशा। 2 पे ओन, 2 पे ओन, देखो 1 2 2 पे ओन। 3 पे इन, 1 2 3, तो 3 पे इन मतलब डबल बॉन्ड। 3 पे मिथाइल, 1 2 3, 3 पे आ जाएगा मिथाइल, ये है। ऑन रिएक्शन विद सोडियम हाइपोक्लोराइड है, सोडियम हाइपोक्लोराइड का मतलब है बच्चे NaOCl। मैं इस NaOCl की कहानी बता देता हूँ। आपने जब NaOH और आयोडीन का मिक्सचर बनता है तो आयोडोफॉर्म रिएक्शन होती है बच्चे। कौन सी रिएक्शन होती है, आयोडोफॉर्म रिएक्शन। तो यदि NaOH और I2 के मिक्सचर को बोला जाता है NaOI, क्या बोला जाता है, NaOI। इसी तरह से
आपके पास NaOH और Cl2 के मिक्सचर को बोला जाता है NaOCl। क्या बोला जाता है? NaOCl। अब यदि यहाँ पर आइडोफॉर्म बनती है बच्चे CHI3, ठीक है, क्योंकि आयोडीन है यहाँ पर, तो यहाँ पर बच्चे क्लोरीन है तो क्लोरोफॉर्म बन जाएगी, तो CHCl3 बन जाएगा। लेकिन फिर से जैसे आइडोफॉर्म के लिए मिथाइल कीटो होना जरूरी है बच्चे, मिथाइल कीटो ग्रुप होना जरूरी है, ऐसे ही क्लोरोफॉर्म के लिए भी क्या होना जरूरी है? मिथाइल कीटो ग्रुप। बस थोड़ा सा फर्क है, यहाँ क्लोरोफॉर्म बनेगी, वहाँ आइडोफॉर्म बनेगी। क्या यहाँ पर मिथाइल कीटो ग्रुप प्रेजेंट है? पहले H लगा देते हैं भाई, हर जगह जहाँ जरूरत है। यहाँ पर H3, हाँ जी सर, ये रहा, देखो सर, मिथाइल कीटो ग्रुप। बोलिए भाई, बोलिए। हाँ जी भाई, बोलिए बोलिए, मिल गया नहीं मिल गया आपको? यस और नो, यस और नो, ठीक है ना? मिल गया मिथाइल कीटो ग्रुप। तो अब आपको ना इसको यहाँ से तोड़ना है, यहाँ से। अब ये पॉप अप रूल नहीं है, कहीं सोचो पॉप अप रूल है सर, बड़े ग्रुप के साथ आपने CO रखना ना। पॉप अप रूल तो जब इसका ऑक्सीडेशन करवाएंगे तब होगा ना, यहाँ तो आइडोफॉर्म रिएक्शन करवानी है। तो CH3 की जगह आ जाएगा आप CHCl3 क्लोरोफॉर्म, और इसका हो जाएगा ऑक्सीडेशन। तो कैसे लिखोगे इसका ऑक्सीडेशन होने के बाद? CH3 CH डबल बॉन्ड CH3 C डबल बॉन्ड O, यहाँ पर ONA लगा दोगे आप। क्या लगा दोगे यहाँ पर? ONA। तो ये इसका आंसर बन गया है भाई। यहाँ पर 29वें का हमने A पार्ट कर लिया है। चलिए B पार्ट पे चलते हैं, देखते हैं 29th का B पार्ट क्या कहता है हमें। 29th का B पार्ट कंपाउंड है जिसका फॉर्मूला है C5H10O। C5H10O ये कोई कंपाउंड है। डज नॉट गिव सिल्वर मिरर टेस्ट टोल विद टोलेंस रिएजेंट। तो टोलेंस रिएजेंट से रिएक्शन नहीं करता, तो इसका मतलब ये कौन है? कीटोन है, कोई शक नहीं है। इट गिव्स आइडोफॉर्म टेस्ट, आइडोफॉर्म टेस्ट देता है, इसका मतलब इसके अंदर COCH3 ग्रुप प्रेजेंट है। तो इसकी स्ट्रक्चर बनानी है आपको। तो 5 कार्बन है भाई, 1 2 3 4 5, ये ग्रुप होना चाहिए। तो यहाँ पर बीच में दूसरे कार्बन पे CO आ जाएगा, देखो CH3, बाकी जगह H लगा दो, यहाँ पर भी H, यहाँ पर भी H। अब यदि तुम लोग बेवकूफ़ों, गधों, यदि तुम लोग इसका ये बनाओगे C डबल बॉन्ड O CH2 CH3, तो क्या ये आइडोफॉर्म टेस्ट देगा? ये तो ग्रुप नहीं है इसके अंदर, तो ये नहीं देगा, तो इसका आंसर आ जाएगा ये। राइट पॉसिबल स्ट्रक्चर ऑफ द कंपाउंड, हमें स्ट्रक्चर बनानी थी कंपाउंड की पॉसिबल। तो एक तो ये आ गई स्ट्रक्चर, ठीक। एक स्ट्रक्चर और बना सकते हो इसकी आप, इस CH3 को ना यहाँ भी तो लगा सकते हो। ये लो भाई, CH3 CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, ये भी तो हो सकता है। देखो इसमें भी तो आइडोफॉर्म है, इसमें भी तो है। तो पॉसिबल स्ट्रक्चर बनानी थी आपको। क्या बनानी थी? पॉसिबल। तो हमने बना दी है, ठीक। आइडोफॉर्म रिएक्शन अब आप लिख लेंगे। चलो भाई, ये भी हो गया। चलिए अब चलते हैं इसके C पार्ट पे। 29th के कौन से पार्ट पे चलते हैं? C पे। What happens when pentane 2 on? pentane 2 on का मतलब है बच्चे, पेंटेन बनाओगे CH3 CH2 CH2 CO CH3 और 2 पे ऑन लगा दोगे। लो भी, पेंटोन में 2 पे ऑन। पेंटेन 2 ऑन इज ऑक्सीडाइज विद K2Cr2O7। किसके साथ रिएक्शन करता है? K2Cr2O7 के साथ। H2SO4 है, क्या है? H2SO4 है, हीटिंग भी है और ये कंसनट्रेटेड भी। तो बताओ ये कौन सी कंडीशन आ गई? बोले ड्रेस्टिक आ गई या नहीं आ गई? ड्रेस्टिक आ गई तो बोले कीटोन का ऑक्सीडेशन होगा या नहीं होगा? कीटोन का ऑक्सीडेशन होगा तो कौन सा रूल लगेगा? पॉपअप रूल। तो पॉपअप रूल क्या कहता है? जो CO ग्रुप है वो स्मॉलर एल्काइल ग्रुप के साथ जाएगा। किसके साथ जाएगा? स्मॉलर एल्काइल ग्रुप के साथ। तो चलो फिर CO ग्रुप इसके साथ रहेगा। ये लो भाई, अब इसका भी कार्बोक्सिलिक एसिड बना दो। देखो इसका भी और इसका भी कार्बोक्सिलिक एसिड बना दो। इसमें कितने कार्बन है? 3। तो 3 कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड कौन होता है? प्रोपेनोइक एसिड। इसमें कितने कार्बन है? 2। तो 2 कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड कौन होता है? इथेनोइक एसिड। कौन सा होता है? इथेनोइक एसिड। चलिए भाई 29th का C का सेकंड पार्ट देखते हैं। एसिटोफिनोन इज ऑक्सीडाइज्ड ऑन हीटिंग विद K2Cr2O7। एसिटोफिनोन क्या होता है भाई? यहाँ पर होता है बेंजीन, देन COCH3, ठीक। इसकी रिएक्शन किसके साथ करनी है? अगेन K2Cr2O7 के साथ करनी है बच्चे। यहाँ पर H2SO4 के साथ करनी है कंसनट्रेटेड। फिर से ड्रेस्टिक कंडीशन आ गई तो पॉपअप रूल यहाँ नहीं लगेगा भाई। यहाँ पर आपको पॉपअप रूल नहीं लगाना है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो CO ग्रुप है ना, ये बेंजीन के साथ डायरेक्टली जुड़ा हुआ है। तो अब की बार ये यहाँ से टूटेगा, तो यहाँ से टूटेगा तो क्या बन जाएगा आप लोगों के पास? बताइए, बेंजोइक एसिड बन जाएगा। क्या बन जाएगा? बेंजोइक एसिड। क्लियर है कहानी यहाँ पर? ठीक। तो ये आप ध्यान रखेंगे यहाँ पर, क्योंकि इसके पीछे ना बहुत सारे रीजन होते हैं। तो ये बॉन्ड तोड़ना मुश्किल होता है। यहाँ पर स्टीरिक हिंड्रेंस है, बेंजीन रिंग है, यहाँ पर यहाँ कार्बोकेटाइन आएगा वो अनस्टेबल होता है। देयर आर मैनी रीजन,
लेकिन आप यहाँ पर क्या बनाएंगे, बेंजोइक एसिड। तो CH3 का सर HCOH बना देंगे, लेकिन HCOH थोड़ा अनस्टेबल होता है तो ये CO2 रिलीज कर देगा और पानी रिलीज कर देगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये आंसर आ जाएगा बच्चे, ठीक है। तो चलिए भाई 29th के बाद बच्चे चलते हैं 30th क्वेश्चन पे, 30वें क्वेश्चन पे आ गए भाई। हिम्मत रखिए भाई मेरे साथ, मैं भी आपके साथ हिम्मत रखा हुआ हूँ, क्योंकि सफलता का ना कोई शॉर्टकट नहीं होता बच्चे, आपका हार्डवर्क ही आपको आगे लेकर जाता है। देयर इज नो शॉर्टकट फॉर सक्सेस एक्सेप्ट योर हार्डवर्क, ठीक है। तो हार्डवर्क भी करना है हमें, स्मार्ट वर्क भी करना है, 30th क्वेश्चन को भी करना है। चलिए कर लेते हैं। मोस्ट डिस्टिंक्टिव प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स इज देयर वाइड रेंज ऑफ कलर, कि जो ट्रांजिशन मेटल है उनमें एक खास प्रॉपर्टी ये है कि उनके अंदर बहुत सारे रेंज के ना कलर मिलते हैं। द कलर ऑफ कॉम्प्लेक्स इज कॉम्प्लीमेंट्री टू दैट विच इज अब्जॉर्ब्ड, मतलब यदि ये रेडिएशन को ऑब्जॉर्व कर रहा है ना, किसी आर रेडिएशन की, रेड रेडिएशन की एनर्जी को ऑब्जॉर्व कर रहा है, तो उसका जो कॉम्प्लीमेंट्री कलर होता है ना वो ये एमिट करेगा। फिर क्या करेगा, कॉम्प्लीमेंट्री कलर एमिट करेगा। द कॉम्प्लीमेंट्री कलर इज द कलर जनरेटेड फ्रॉम द वेवलेंथ लेफ्ट ओवर, मतलब जो वेवलेंथ वो छोड़ता है ना, बाहर छोड़ता है, उसका कलर होता है। द फ्लोइंग टेबल गिव्स द रिलेशनशिप ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ ऑब्जर्व्ड एंड द कलर ऑब्जर्व्ड, अलग अलग वेवलेंथ पे कौन सा कलर ऑब्जर्व होगा ये इस टेबल के अंदर दे रखा है। यहाँ पर टेबल देख लेते हैं ध्यान से। जैसे ये कंपाउंड है हमारे पास, वेवलेंथ ऑफ लाइट ऑब्जॉर्व करता है ये 535 नैनोमीटर की, तो जो लाइट ऑब्जॉर्व करता है वो करता है ये येलो, और जो कलर ये पैदा करता है वो करता है वायलेट। क्या पैदा करता है, वायलेट। अब यहाँ पर ब्लू ग्रीन का कॉम्प्लीमेंट्री रेड है, ब्लू का येलो, ऑरेंज है, अल्ट्रा वायलेट का पेल येलो है, रेड का ब्लू है, ब्लू ग्रीन का वायलेट है, ये सब दे रखे और ये वेवलेंथ ऑब्जॉर्व, ये सब जुगाड़ हमने दे रखा है। ये टेबल मतलब दे रखी है, आपको रटनी है नहीं, और इस टेबल के बेसिस पे हमसे कुछ क्वेश्चन पूछ रखे हैं। तो ठीक है बच्चे, ये टेबल हमने देख ली और सामने दे भी रखी, इसके बेसिस पे क्वेश्चन करते हैं। ए पे आते हैं, ठीक है ना। कहाँ पे आते हैं, ए पे। COCN63 नेगेटिव आपको दे रखा है, COCN63 नेगेटिव अब्जॉर्ब्स यूवी लाइट, ये क्या कौन सी लाइट अब्जॉर्ब करता है, यूवी लाइट, ठीक है। नॉट फ्रॉम विजिबल रीजन, नॉट फ्रॉम विजिबल रीजन। अब यहाँ पर देखो क्या रीजन है, मैं आपको बता दूं, समझिए भाई, आप इस पॉइंट को समझना जरूरी है आपको। देखिए ऑर्बिटल जब स्प्लिट होते हैं, दो ऑर्बिटल नीचे, ऑक्टाहेड्रल की बात कर रहा हूँ, तीन ऑर्बिटल नीचे, जितना ज़्यादा यहाँ पर एनर्जी गैप होगा, मतलब एनर्जी जितनी ज़्यादा होगी तो वेवलेंथ उतनी ही कम होगी, क्योंकि एनर्जी का और वेवलेंथ का रिलेशन होता है E इक्वल टू एच न्यू, और न्यू होता है बच्चे C बाई लैम्डा। तो यहाँ से पता चल रहा है कि एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ, और मतलब वेवलेंथ बढ़ेगी तो एनर्जी घटेगी, एनर्जी घटेगी तो वेवलेंथ बढ़ेगी, ठीक है ना। दूसरा, जो क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी होती है वो भी वेवलेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। अब आप यहाँ आ जाओ, जो COCN6 है बच्चे, यहाँ पर COCN क्या है, 6। CN यहाँ पर क्या होता है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होता है। अब स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो ये एनर्जी गैप क्या हो जाएगा, ज़्यादा, तो एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी। एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी तो वेवलेंथ क्या हो जाएगी, डिक्रीज। और कितनी वेवलेंथ डिक्रीज हो जाती है, ऊपर देखो COCN6 में ना जो वेवलेंथ की लाइट ऑब्जॉर्व करता है वो 310 होती है बस। अब 310 नैनोमीटर की वेवलेंथ की एनर्जी को वो ऑब्जॉर्व करता है, लेकिन वो विजिबल रीजन में तो नहीं आती ना 310, क्योंकि विजिबल रीजन तो 310 में आता ही नहीं है। तो इसलिए यहाँ पर आंसर देंगे, क्योंकि यहाँ पर CN बीइंग अ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड ड्यू टू विच एनर्जी इंक्रीजेज, एनर्जी ऑफ अब्जॉर्प्शन, जो अब्जॉर्ब करेगा एनर्जी वो इंक्रीज हो जाएगी, हेंस वो वेवलेंथ डिक्रीजेज 310। क्लियर है कहानी। यहाँ पर ऐसे जवाब देने भाई आपको, कहीं सोचो तुम लोग की पता नहीं कैसे जवाब लिखना है इसका, कैसे नहीं लिखना है। तो चलिए बी पार्ट पे चलते हैं, इसके बी पार्ट में। टाइटेनियम H2O6, टाइटेनियम H2O6 3 पॉजिटिव is violet in color, violet in color, and whereas copper H2O4 2 positive is blue in color, ये ब्लू है। अब बताओ विबग्योर में किसकी वेवलेंथ ज़्यादा होती है, विबग्योर में किसकी वेवलेंथ ज़्यादा होती है, तो ब्लू की वेवलेंथ ज़्यादा होती है एज कंपेयर टू वायलेट। तो इसका मतलब वायलेट की यदि वेवलेंथ ज़्यादा है तो एनर्जी कम होगी, वायलेट वाले की क्या होगी, एनर्जी कम, और ब्लू वाले की एनर्जी क्या होगी, उल्टा तो नहीं बोल गया मैं, वही उल्टा बोल गया यहाँ पर, सॉरी 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 भाई, वेरी सॉरी फॉर इट। चलो फिर
विबग्योर में आते हैं, विबग्योर में। यहाँ पर वेवलेंथ इंक्रीजेज होती है और यहाँ पर कौन इंक्रीजेज होती है, एनर्जी। तो बोलो वायलेट की एनर्जी ज़्यादा होती है एज कंपेयर टू ब्लू, एज कंपेयर टू ब्लू। तो चेक कर लो यहाँ पर दे रखी नहीं दे रखी। अब TiH2O6 ना वायलेट है, देखो यहाँ पर कितना दे रखा, ये वायलेट, ठीक है, ये कैसा है, वायलेट। और कॉपर H2O4 देखो ये कैसा है, ब्लू है, कैसा है, ब्लू। और मैंने क्या कहा है, जो वायलेट कलर है, वायलेट, उसकी वेवलेंथ कम हो गया एज कम्पेयर टू ब्लू। तो देखो दे रखा नहीं दे रखा है, वायलेट वाले की वेवलेंथ कितनी 489 और ब्लू वाले की वेवलेंथ कितनी है 600। आ गया नहीं आ गया? इसका मतलब आप ये कहोगे ये वायलेट इसलिए है क्योंकि इसकी वेवलेंथ क्या है, कम, जब ये अब्जॉर्ब करता है। अब इसकी वेवलेंथ कम है तो इसकी एनर्जी क्या हो जाएगी, ज़्यादा। अब ये ब्लू इसलिए है क्योंकि इसकी वेवलेंथ ज़्यादा है तो इसकी एनर्जी गैप क्या हो जाएगा, कम। एनर्जी गैप क्या हो जाएगा बच्चे, कम। समझो ना, एनर्जी गैप कम हो जाएगा। तो इसका मतलब हम ये भी बोल सकते हैं कि TiH2O जो 3 पॉजिटिव है बच्चे, ये है हमारे पास 3 पॉजिटिव है, ठीक है। इसकी जो क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी है वो ज़्यादा होगी एज कंपेयर टू कॉपर H2O4 2 पॉजिटिव थे। सर ये आपको कैसे पता चला गया CFS इसकी ज़्यादा होगी? देखो क्यों, क्योंकि अभी अभी मैम ने पता किया कि इसकी एनर्जी ज़्यादा है इससे, ई डैश इज, मतलब टाइटेनियम वाले की एनर्जी कॉपर वाले से ज़्यादा है, और इसकी एनर्जी ज़्यादा है तो एनर्जी गैप भी तो क्या होगा, ज़्यादा। और एनर्जी गैप ज़्यादा होगा तो CFSC भी क्या आएगी, ज़्यादा आएगी। ठीक है, कर लेंगे भाई यहाँ पर? हाँ जी सर बिल्कुल कर लेंगे, ये तो कर ही लिया है हमने। चलो उसके C पार्ट पे आते हैं बच्चे। कहाँ पर आते हैं, C पार्ट पे। देखिए CONH3 हेक्साइज 3 पॉजिटिव, इसकी जो CFSC दे रखी है बच्चे वो हमें दे रखी है 27,000 सेंटीमीटर इनवर्स। वेयर एज CuH2O4 2 पॉजिटिव जो है इसकी, कहाँ गए भाई, हाँ, इसकी CFSC हमें निकालनी है। तो देखो यहाँ पर इसका 6 कोऑर्डिनेशन नंबर है, इसका कितना, 4 कोऑर्डिनेशन नंबर। तो ये ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, और ये कौन सा है कॉम्प्लेक्स है, टेट्राहेड्रल। तो जो ऑक्टाहेड्रल के लिए स्प्लिटिंग एंड स्प्लिटिंग होती है वो बोलते हैं डेल्टा, और जो टेट्राहेड्रल के लिए स्प्लिटिंग होती है उसको बोला जाता है डेल्टा टी। तो इनके बीच में एक रिलेशन होता है, मैं बता दूं, डेल्टा टी इज इक्वल टू 4/9 इंटू में डेल्टा ओ। ये रट लीजिए भाई रिलेशन, कि जो डेल्टा टी की सेपरेशन है वो होती है 4/9 इंटू में डेल्टा ओ। ऑक्टाहेड्रल स्टेबलाइजेशन एनर्जी का 4/9 पार्ट होती है डेल्टा टी। अब डेल्टा ओ कितनी देर की, 27,000। तो क्या आ जाएगा 4/9 इंटू, इसकी जगह ना 27,000 पुट कर दीजिए, 9 तिया 27 तो 3,000, तो 4 तिया 12,000 आंसर आ जाएगा सेंटीमीटर इनवर्स में। क्लियर है भाई? हाँ जी सर, हाँ जी सर। अगले पे आते हैं। वाई इज टाइटेनियम H2O4 6 इज कलरलेस। टाइटेनियम H2O जो 6 ऊपर 4 प्लस है, ये कलरलेस क्यों है? क्योंकि यहाँ पर टाइटेनियम का ऑक्सीडेशन स्टेट +4 है। टाइटेनियम का ऑक्सीडेशन स्टेट +4 है तो टाइटेनियम की इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन होती है 3D2 4s2, 22वें नंबर पे आता है ना। अब 4 इलेक्ट्रॉन इसने लॉस कर दिए तो ये आर्गन बच गया। आर्गन बच गया तो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन क्या हो गए हैं, पेयर्ड, और सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हो गए हैं और कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो इसका मतलब ये क्या होगा, कलरलेस होगा। क्या होगा बच्चे, ये कलरलेस। ठीक है, चलिए इसके और के सी पार्ट पे आते हैं बच्चे। और के कौन से पार्ट पे आते हैं हम लोग, सी पार्ट पे आते हैं। What will be the correct order of the wavelength of absorption for the following compounds? तो वेवलेंथ ऑफ अब्जॉर्प्शन बताना है। तो बोलो भैया, तो ऊपर ही दे रखा है आपको। देखो जो COCN63 नेगेटिव, COCN63 नेगेटिव की वेवलेंथ है 300। CONH363 पॉजिटिव, CONH3 की वेवलेंथ है 475। ठीक है, COH2O6 CU, अरे बाप रे बाप, CuH2O6 2 पॉजिटिव की तो वेवलेंथ हमें दे नहीं रखी। तो सर अब कैसे करेंगे, सर अब कैसे करेंगे, हाथ पांव फूल जाएंगे हमारे तो पेपर में। नहीं नहीं, डरना नहीं है बच्चे, डरना नहीं है। अब आ जाओ, देखो ये है COCN63 नेगेटिव, दूसरा है CONH363 पॉजिटिव, तीसरा है CuH2O632 पॉजिटिव। अब इनमें लिगेंड है यहाँ पर साइनाइड, यहाँ पर लिगेंड है NH3, यहाँ पर लिगेंड है पानी। तो इनमें से सबसे स्ट्रॉन्ग लिगेंड होता है साइनाइड, उससे कमजोर अमोनिया, और सबसे कमजोर होता है पानी। तो जहाँ पर स्ट्रॉन्ग लिगेंड होगा, कौन सा लिगेंड होगा, स्ट्रॉन्ग, तो वहाँ पर स्प्लिटिंग एनर्जी हो जाएगी ज़्यादा।
क्या हो जाएगी, स्प्लिटिंग एनर्जी ज़्यादा, तो E1 E2 E3 से ज़्यादा हो जाएगी। और जहाँ पर एनर्जी ज़्यादा है तो वहाँ पर वेवलेंथ हो जाएगी कम, क्योंकि एनर्जी और वेवलेंथ का रिलेशन क्या था, उल्टा था। तो इसका मतलब इसकी वेवलेंथ ज़्यादा होगी इसके कंपैरेटिवली, और इसकी एनर्जी ज़्यादा होगी इसके कंपैरेटिवली। तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो वेवलेंथ कम और एनर्जी ज़्यादा, ऐसे रट लो। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो वेवलेंथ कम, एनर्जी ज़्यादा। क्लियर है कहानी यहाँ तक कि? हाँ जी सर। चलिए भाई, ई सेक्शन पे आ गया, हमारा लास्ट सेक्शन आ गया अब हमारे पास। ई सेक्शन, कैलकुलेट ईएमएफ ऑफ फ्लोइंग सेल है 298 केल्विन। हमें सेल दे रखी है ये आपका, जैसा कि आपको दिख रहा है यहाँ पर Fe से Fe2 प्लस दे रखा है और कंसंट्रेशन है 0.01 मोलर। यहाँ पर है H प्लस 1 मोलर कंसंट्रेशन है और यहाँ पर है H2 1 बार प्रेशर पे है। प्लेटिनम यहाँ पर इलेक्ट्रोड है। ई नोट सेल हमें दे रखा है, तो नर्स्ट इक्वेशन लगेगी। पहले तो इक्वेशन लिखो इसके, देखो इसका लेफ्ट ले लो Fe, इसका भी लेफ्ट ले लो H प्लस, इसका राइट में वाला राइट में लिख दो Fe2 प्लस, इसका राइट वाला कहाँ लिख दो, राइट में H2। अब बैलेंस करिए भाई, इसको क्या करिए, बैलेंस। देखो यहाँ पर 2H है तो 2H हो जाएगा। देखो 2 इलेक्ट्रॉनों का लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम होना चाहिए। देखो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन लॉस हो रहे हैं और यहाँ पर भी कितने इलेक्ट्रॉन गेन हो रहे हैं, 2 इलेक्ट्रॉन। तो N की वैल्यू आ गई हमारे पास 2। अब चलो नरेस्ट इक्वेशन लिखते हैं यहाँ पर, ई सेल इज इक्वल टू ई नोट सेल माइनस 0.0591 डिवाइड बाय एन फैक्टर कितना है, 2। लोग प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन, प्रोडक्ट में H2 तो लेना नहीं होता, Fe2 प्लस की कंसंट्रेशन लेनी होती है। Fe2 प्लस की कंसंट्रेशन कितनी, 0.01 को लिख सकता हूँ 10 की पावर -2। ठीक, ठीक है ना। अब नीचे आएगी H प्लस की कंसंट्रेशन, लेकिन H प्लस की कंसंट्रेशन का ना स्क्वायर आएगा बच्चे। क्या आएगा, स्क्वायर। जो आगे स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट होते हैं स्क्वायर में चले जाएंगे। H प्लस की कंसंट्रेशन 1 है, 1 का स्क्वायर क्या करोगे, 1 ही आएगा। 1 का स्क्वायर तो 1 ही आएगा भाई, यहाँ पर कोई दिक्कत ही नहीं है। अब ई नोट सेल इन्होंने दे रखा है शायद, देखो भाई दे रखा नहीं दे रखा, ई नोट सेल दे रखा 0.44 वोल्ट। तो यहाँ पर आ गया 0.44 माइनस 10 की पावर -2 को सोल्व कर लोगे, 2 आ जाएगा आगे, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। तो 2 log 10, देखो ना ये आ जाएगा 2 log 10। log 10 की वैल्यू 1 होती तो 2 आ गया। तो यहाँ पर आ जाएगा 0.0591 डिवाइड बाई 2 इंटू में 2, ये कैंसिल हो गया। इसको तो जोड़ के लिख ही दोगे भाई, अब तो क्या ही करना है। चलो भाई 31वां ये कर लोगे, हाँ जी सर। चलिए भाई बी पार्ट पे चलते हैं, 31वें के बी पार्ट पे। ई नोट वैल्यू ऑफ ए एंड बी, प्रेडिक्ट विच इज बेटर फॉर कोटिंग सरफेस ऑफ आयरन। अब आयरन का ई नोट दे रखा है Fe2 प्लस से Fe इज इक्वल टू माइनस का 0.44 और ई नोट A2 प्लस से ए का दे रखा है हमें -2.37 वोल्ट और ई नोट B2 प्लस से बी का दे रखा है हमें माइनस का 0.14 वोल्ट। अब कहते हैं कि आयरन के ऊपर कोटिंग करनी है, क्या करनी है बच्चे, आयरन के ऊपर कोटिंग। तो ए बेटर रहेगा या बी बेटर ऑप्शन रहेगा, तो बोलिए। हमेशा जो कोटिंग करी जाती है वो रिएक्टिव मेटल की करी जाती है भाई, उससे ज़्यादा रिएक्टिव होनी चाहिए। किसी से कोई भी मेटल ज़्यादा रिएक्टिव है नहीं रिएक्टिव, ये पता चलता है उसके रिडक्शन पोटेंशियल से। किससे, रिडक्शन पोटेंशियल से। अब समझो, मान लीजिए मेरा रिडक्शन पोटेंशियल आपके रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू से छोटा है, देखो है या नहीं है। आयरन का रिडक्शन पोटेंशियल तो है माइनस का 0.44 और ए का रिडक्शन पोटेंशियल है माइनस का 2.37, तो ये छोटा है या नहीं है। तो जिसके रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू छोटी होती है वो ज़्यादा रिएक्टिव होता है। वही क्या होता है, ज़्यादा रिएक्टिव, मतलब उसका ऑक्सीडेशन आसानी से हो जाता है और उसी की कोटिंग करी जाएगी बच्चे। तो यहाँ पर कोटिंग किसकी करी जाएगी, इसकी ए की कोटिंग करी जाएगी। ठीक है, क्लियर है ना कहानी यहाँ पर, अच्छी बात है भाई। चलो भाई 31वें के और वाले में ए पे चले आते हैं। और वाले में कहाँ चले आते हैं भाई, ए पे। ठीक है, तो चेक करिए भाई, क्वेश्चन पढ़िए क्या है हमारे पास और वाले में, ए पार्ट क्या है। ठीक है, देखो भाई क्या भाई देख रहे हैं हम लोग। What टाइप ऑफ बैटरी इज लेड स्टोरेज बैटरी। लेड स्टोरेज बैटरी जो इन्वर्टर बैटरी होती है वही उसी को लेड स्टोरेज बैटरी बोलते हैं। इसको कौन सी टाइप होता है, ये रिचार्जेबल बैटरीज होती हैं बच्चे। कौन सी होती हैं, रिचार्जेबल बैटरीज। रिचार्जेबल बैटरीज को सेकेंडरी बैटरीज बोला जाता है। दो तरह की बैटरी होती हैं बच्चे, प्राइमरी जो नॉन रिचार्जेबल होती है, जैसे हमारी घड़ी का सेल हो गया है या घंटे के अंदर सेल होता है, जो रेडियो में सेल होते थे, ये नॉन रिचार्जेबल होते हैं। रिचार्जेबल जो रिचार्ज हो सकते हैं। फिर क्या कह रहे हैं, राइट द ओवरऑल रिएक्शन अकरिंग इन लेड स्टोरेज बैटरी। तो लेड स्टोरेज बैटरी में जो रिएक्शन होती हैं वो आपको याद रखनी चाहिए। एट एनोड, मैं बताऊं आपको, यदि एट एनोड पे क्या रिएक्शन होती है तो लिखते रहिए भैया आप लोग।
Pb प्लस SO4 2 नेगेटिव गोज टू PbSO4 और ये जो 2 नेगेटिव ये 2 इलेक्ट्रॉन की फॉर्म में यहाँ से लॉस हो जाता है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। ठीक है, फिर इसमें लेड ऑक्साइड प्रेजेंट होता है बैटरी के अंदर, तो लेड ऑक्साइड फिर से सल्फेट आयन के साथ रिएक्शन करेगा, सल्फेट आयन के साथ। ठीक है, अब सल्फेट आयन है यहाँ पर तो क्या आ जाएंगे, H+ आयन भी आएंगे क्योंकि एसिड डाला होता है उसके अंदर, और ये 2 इलेक्ट्रॉन एज इट इज आ जाएंगे बच्चे। और यहाँ से बन जाएगा हमारे पास क्या, PbSO4 प्लस में 2H2। भाई ये तो रटने की कहानी, इनको ना रट लीजिए। तो ओवरऑल रिएक्शन क्या आ जाएगी, इनको जोड़कर लिखना होता है आपको। देखिए Pb आ गया, PbO2 आ गया, जोड़ दो। सल्फेट आयन यहाँ से, सल्फेट आयन यहाँ से, तो 2 सल्फेट आयन हो गए हैं, 2 सल्फेट आयन हो गए हमारे पास। क्लियर है भाई यहाँ पर की कहानी? हाँ जी सर। लेफ्ट साइड में कौन है, 4H+, तो 4H+ आ जाएंगे। 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे, कैंसिल। तो प्रोडक्ट में PbSO4 तो 2 PbSO4 आ जाएंगे। ठीक है, और प्लस में क्या आ जाएगा, 2 पानी है तो 2 पानी आ जाएगा। ये रिएक्शन को रट लो, ये लेड स्टोरेज बैटरी की रिएक्शन है। किसकी है, लेड स्टोरेज बैटरी की रिएक्शन। ठीक है भाई, और ये रिएक्शन जो है लेड स्टोरेज बैटरी की, ये वो वाली रिएक्शन है जब बैटरी डिस्चार्ज होती है। क्या होती है, डिस्चार्ज। रिचार्ज में सारी रिएक्शन ना उल्टी आ जाएंगे बच्चे, बस और कुछ नहीं करना। बस एनोड की जगह कैथोड आ जाएगा और कैथोड की जगह एनोड आ जाएगा, बस और कुछ नहीं करना। ये एनोड था ना तो ये कैथोड है, ये नीचे वाली रिएक्शन क्या है, कैथोड है। चलिए अच्छी बात है, अभी कर लेंगे सर हम तो इसको। तो चलो भाई सेक्शन ई के और में ए हम कर चुके हैं, अब और में आते हैं बी पे। कहाँ पर आते हैं भाई, बी पे। In the button cell widely used in watches and other devices, the following reaction takes place। जो बटन सेल होता है, जो घड़ियों में यूज होता है, या जो हियरिंग एड्स होते हैं, जो पहले MP3 आते हैं ना, कानों में डालकर सुनते थे गाने वगैरह, चल छैया 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 वाले, ठीक है ना, उनमें डाला जाता था। तो द फ्लोइंग रिएक्शन टेक्स प्लेस, ये रिएक्शन लेड स्टोरेज उसकी, सॉरी कौन सा भाई, ये बटन सेल की रिएक्शन इन्होंने दे रखी है। ठीक है, देखिए ध्यान से, देख लिया आप, वो देखते हैं पूछ क्या रहे हैं। डिटरमाइन ई नोट सेल, आपको क्या निकालना है यहाँ पर, ई नोट सेल निकालना है। और क्या निकालना है, डेल्टा जी नोट, गिब्स पर एनर्जी निकालनी है भाई। क्या निकालनी है, गिब्स पर एनर्जी। तो इस इक्वेशन को लिख लूँ मैं एक बार, Zn प्लस Ag2O प्लस में पानी गोज टू Zn2 पॉजिटिव प्लस में 2Ag प्लस में 2OH नेगेटिव। अब यहाँ पर देखो जिंक का क्या हो रहा है बच्चे, जिंक का हो रहा है ऑक्सीडेशन। क्या हो रहा है बच्चे यहाँ पर, जिंक का ऑक्सीडेशन। ठीक, और Ag+ है ना सिल्वर, और यहाँ पर सिल्वर बन रहा है, तो इसका क्या हो रहा है बच्चे, यहाँ पर रिडक्शन हो रहा है। ठीक, तो इसका ई नोट सेल कैसे निकलेगा, जिसका जो होता है ना उसका वही पोटेंशियल ले लो, जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ले लो। जिंक का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन, तो जिंक का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल देखो क्या दे रखा है, ये तो रिडक्शन दे रखा है ना, देखो +2 से 0 तो रिडक्शन, इसका ऑक्सीडेशन लेना है तो माइनस की जगह प्लस आ जाएगा, तो 0.76 प्लस प्लस। दूसरे का जो हो रहा है वही पोटेंशियल ले लो। Ag+ का क्या हो रहा है, रिडक्शन, तो Ag+ का रिडक्शन पोटेंशियल ले लो। Ag+ का रिडक्शन पोटेंशियल ही दे रखा है तो 0.80, तो 0.80 तो जोड़ दो, 6 8 और 7 15, तो शायद 1.56 आ जाएगा वोल्ट। तो ये आ गया ई नोट सेल बच्चे, क्या आ गया, ई नोट सेल। अब गिब्स पर एनर्जी निकालने का फॉर्मूला होता है -NF ई नोट सेल। अब n फैक्टर कहाँ से निकल के आएगा, देखो जिंक ने कितने इलेक्ट्रॉन लॉस किए यहाँ पर 2, और इसने भी कितने इलेक्ट्रॉन गेन किए 2, तो जब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन के इक्वल आ जाएंगे तो जो वो नंबर आ रहा है वही n फैक्टर होता है, तो 2 आ जाएगा यहाँ पर n फैक्टर। F होता है 96,500 कूलम। ई नोट सेल आया हमारे पास 1.56। जब आप इसको सोल्व करेंगे, ठीक है, तो आ जाएगा 30×10⁸ माइनस जूल पर मोल। माइनस का साइन इस बात को इंडिकेटर कर रहा है कि यहाँ पर काम किया गया है, तो एनर्जी लॉस हुई है। क्या हुई है, एनर्जी लॉस। भाई यहाँ पर 31वां क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। तो चलिए भाई 32वें क्वेश्चन पे चलते हैं, हमारे पास 32 सेकंड है। राइट वन डिफरेंस बिटवीन ट्रांजिशन एलिमेंट्स, मतलब डी ब्लॉक एलिमेंट और पी ब्लॉक एलिमेंट में, रेफरेंस टू वेरिएबिलिटी ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट। देखो डी ब्लॉक एलिमेंट होते हैं वो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, बहुत वेरिएबल। इवन ना देखो +7 तक ऑक्सीडेशन स्टेट चली जाती है Mn की, +2 से बहुत ज़्यादा वेरिएबल। लेकिन पी ब्लॉक में जो वेरिएशन होता है वो इतना ज़्यादा नहीं होता। ठीक है, जैसे नाइट्रोजन कभी कभी +1 या -3 शो करती है, तो यहाँ पर वेरिएशन कम होता है, यहाँ पर वेरिएशन क्या होता है, ज़्यादा। अब डी ब्लॉक में जैसे जैसे बड़े एलिमेंट आते जाएंगे, मतलब बिग साइज्ड एलिमेंट आते जाएंगे या हैवी एलिमेंट आते रहेंगे, तो जो ऑक्सीडेशन नंबर है
वेरिएबिलिटी है वो इंक्रीज होती रहेगी, मतलब हायर ऑक्सीडेशन स्टेट पे जाते रहेंगे। जैसे जैसे भारी एलिमेंट आएंगे तो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट शो करना वो पसंद करेंगे। लेकिन पी ब्लॉक में जैसे जैसे आप हायर एलिमेंट की तरफ जाओगे तो वो लो ऑक्सीडेशन स्टेट की तरफ चले जाते हैं। इसके पीछे एक रीजन होता है इनर्ट पेयर इफेक्ट, वो आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर दो बातें आ गई, डी ब्लॉक में वेरिएबिलिटी ज़्यादा है, पी ब्लॉक में वेरिएबिलिटी कम है। डी ब्लॉक में हैवी एलिमेंट ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, बट पी ब्लॉक में हैवी एलिमेंट लो ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। ठीक है, चलो फिर अगले पे। वाई डू ट्रांजिशन मेटल्स एग्जिबिट हाई इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन, मतलब मान लीजिए ट्रांजिशन मेटल है और दूसरी मेटल है, इस मेटल को इस मेटल से तोड़ना मुश्किल क्यों है? तो इसलिए है क्योंकि इनके बीच में जो इंटरमेटालिक बॉन्डिंग होती है, इंटरमेटालिक बॉन्डिंग वो क्या होती है, स्ट्रोंग होती है। मतलब मेटल का आपस आपस में बॉन्ड जो होता है वो मजबूत होता है। क्यों होता है? क्योंकि इनके अंदर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग आसानी से कर लेते हैं। चलिए भी सी पार्ट पे चलते हैं। सी पे नेम एन एलिमेंट ऑफ लेंथेनॉइड सीरीज विच इज वेल नोन टू शो +4 ऑक्सीडेशन स्टेट, जो +4 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। इट इज ए स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मतलब ये रिडक्शन करवा लेता है अपना आसानी से रिडक्शन। जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं वो अपना आसानी से रिडक्शन करवा लेते हैं। तो इसका मतलब ये आसानी से रिडक्शन करवाता है, मतलब या तो +3 में आ जाएगा, क्योंकि लेंथेनॉइड की ऑक्सीडेशन स्टेट जो होती है वो 3 होती है। मतलब सारे के सारे लेंथेनॉइड खुशी खुशी +3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करना पसंद करते। तो ऐसा कौन होता है? ऐसा होता है सीरियम बच्चे। कौन होता है? सीरियम। सीरियम +4 से +3 पे आसानी से आ जाता है क्योंकि इसका रिडक्शन पोटेंशियल बहुत ज़्यादा होता है। रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू क्या होती है? ज़्यादा होती है। व्हाट इज लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, राइट इट्स वन कंसिक्वेंस। लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन क्या होती है और इसका एक इफेक्ट बताइए कि इसके कारण क्या होता है। देखो लेंथेनॉइड में सबसे पहला एलिमेंट आता है हमारे पास सीरियम और सबसे लास्ट एलिमेंट आता है लुटेटियम। तो सीरियम का एटॉमिक साइज होता है बड़ा, जैसे जैसे हम राइट साइड में जाएंगे तो एटॉमिक साइज छोटा 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 होता रहता है। इसको बोला जाता है लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। इसका रीजन ये है क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन आते हैं वो एफ ऑर्बिटल में आते हैं और एफ ऑर्बिटल का जो स्क्रीनिंग इफेक्ट होता है बच्चे, स्क्रीनिंग इफेक्ट वो क्या होता है? कम। और स्क्रीनिंग इफेक्ट कम होने से अट्रैक्शन जो होती है बच्चे वो बढ़ जाती है और साइज क्या हो जाता है? घट जाता है। इसकी एक कंसिक्वेंस ये है, जैसे हम 3D सीरीज से 4D पे आते हैं, 4D से 5D पे आते हैं, तो साइज कंटिन्यूसली इंक्रीज करना चाहिए था। लेकिन 3D से 4D तक तो साइज इंक्रीज होता है लेकिन 5D का साइज घट जाता है। क्यों? क्योंकि 5D सीरीज में कौन से एलिमेंट आ जाते हैं? लेंथेनॉइड आ जाते हैं और लेंथेनॉइड आने से उसके अंदर क्या हो जाती है? कॉन्ट्रैक्शन हो जाती है। और लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन से जो 5D सीरीज का साइज है वो या तो छोटा हो जाता है या इक्वल हो जाता है किसके? 4D के। और होना चाहिए था क्या? बड़ा, लेकिन हो गया क्या? छोटा। नेक्स्ट पे आते हैं। राइट द आयनिक इक्वेशन शोइंग द ऑक्सीडेशन ऑफ Fe2+ आयन बाय एसिडिफाइड डाइक्रोमेट सॉल्यूशन, मतलब Fe+2 आयन को ऑक्सीडाइज करता है पोटेशियम डाइक्रोमेट, तो उसके लिए आयनिक इक्वेशन लिखनी है। तो Fe2+ से बन जाता है Fe3+, ये याद रखिए। पोटेशियम डाइक्रोमेट होता है Cr2O7 नेगेटिव, यह याद रखिए। एसिडिक मीडियम है तो क्या डालना पड़ेगा बच्चे? H+ डालना पड़ेगा। क्या डालना पड़ेगा? H+। अब क्रोमियम खुद कन्वर्ट हो जाता है Cr3+ में। किस में कन्वर्ट हो जाता है? Cr3+ में। ये आ गया आंसर। लेकिन इसको ना आपको बैलेंस करना पड़ेगा बच्चे। अब रिडोक्स रिएक्शन को बैलेंस कैसे किया जाता है ये आप जटैन क्लासेज रिडोक्स रिएक्शन बैलेंसिंग सर्च कर सकते हैं जटैन क्लासेज पे, एसिडिक मीडियम और बेसिक मीडियम दोनों में। क्लियर है? लेकिन फिर भी मैं इसकी बैलेंसिंग की इक्वेशन लिख देता हूँ। यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 6Fe2+ आएगा, हमारे पास प्लस में 14H+ आएगा, यहाँ पर Cr2O7 नेगेटिव आएगा, 6Fe3+ आएगा, प्लस में 2Cr3+ आएगा, प्लस में 7H2 आ जाएगा। ये बैलेंस्ड इक्वेशन मैंने लिख दी है। ठीक है, चलिए अब इस 32वें के और वाले पार्ट पे चले जाते हैं। ठीक है ना, कहाँ चले जाते हैं? और वाले पार्ट पे। मैग्नीज शोज मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट्स इन 3D सीरीज। ठीक है, ऐसा क्यों है? ठीक है ना। अब मैग्नीज की ऑक्सीडेशन स्टेट आपने हाईएस्ट देखी हुई है KMnO4 में। KMnO4 में ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आ जाती है इसकी? 4 दूनी 8 में से 1 गया 7 तो +7। मैग्नीज की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है 3D5 4s2, यहाँ आता है आर्गन। तो इसका मतलब जो मैग्नीज के ये 7 इलेक्ट्रॉन है, 7 के 7 इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में चले जाते हैं। किस में चले जाते हैं? बॉन्डिंग में। इसलिए वो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट +7 पे चला जाता है। तो क्या आंसर आएगा इसका?
because manganese have 7 electrons in electronic configuration 3d5 4s2 and all the electrons are used up in bonding, so it shows the maximum oxidation number of +7। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट चलते हैं। ई नॉट वैल्यू ऑफ Mn3 टू Mn2 कपल इज मोर पॉजिटिव, इसकी वैल्यू पॉजिटिव है, बट Cr3 से Cr2 की वैल्यू के कंपैरिजन में इसकी वैल्यू पॉजिटिव है। देखिए रिडक्शन की वैल्यू पॉजिटिव होने का मतलब क्या होता है? पॉजिटिव होने का मतलब है कि उसको रिडक्शन पसंद है। क्या पसंद है उसको? रिडक्शन। अब बताओ Mn3 से Mn2 पे जाएंगे तो रिडक्शन हो गया नहीं है, ठीक। इसका मतलब ये पूछ रहे हैं कि मैग्नीज को Mn2 तो पसंद है लेकिन Mn3 पसंद नहीं है। क्यों 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 क्यों? क्योंकि मैग्नीज की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है 3d5 4s2। अब यदि ये 3 इलेक्ट्रॉन लॉस कर देगा, 2 यहाँ से 1 यहाँ से, तो ये बन जाएगा 3d4। अब 3d4 किसी भी तरह से स्टेबल नहीं है, ना तो ये हाफ फील्ड, ना ये फुली फील्ड, ना ये फुली फील्ड। तो इस मतलब Mn3 में तो खुश ही नहीं है, बेचारा रो रहा है कि बचा लो बचा लो बचा लो बचा लो बचा लो। तो लेकिन जब ये 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करता है तो उसमें खुश हो जाता है, क्योंकि 2 लॉस करने के बाद ना ये 3d5 बन जाता है जो हाफ फील्ड है, और ये क्या हो जाता है? खुश। तो इसका मतलब बताइए अपना रिडक्शन करवाएगा नहीं करवाएगा? और यदि अपना रिडक्शन करवाएगा तो इसकी वैल्यू क्या आएगी? पॉजिटिव, क्योंकि जो अपना रिडक्शन करवाते हैं आसानी से उनके रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू ज़्यादा पॉजिटिव होती है। लेकिन इसकी क्यों नहीं है? इसका मतलब इसको ये जुगाड़ पसंद है, इसको ये जुगाड़ पसंद है। ऐसा क्यों है सर? 3d5 4s1 में क्रोमियम को तो क्रोमियम +1 पसंद होना चाहिए, ये क्यों पसंद है सर? क्यों? क्योंकि बच्चे अब देखो 3 इलेक्ट्रॉन निकालो, 1 यहाँ से और 2 यहाँ से, तो डी में 3 इलेक्ट्रॉन बच गया नहीं बच गए? 1 2 3 1 2 3 इलेक्ट्रॉन बचेंगे नहीं तो बचेंगे। हाँ जी सर। तो ये स्टेबल कैसे सर? ना तो ये हाफ हिट ना ये फुल हिट। अरे बेवकूफ़ों, ये स्प्लिटिंग के कारण स्टेबल हो जाएगा। किसके कारण? स्प्लिटिंग के कारण। ऑक्टाइडल स्प्लिटिंग नहीं पड़ी कि 3 डिब्बे कहाँ आ जाते हैं? नीचे, 1 2 3, और 2 कहाँ चले जाते हैं? ऊपर। और ये तीनों जब नीचे रहेंगे तो लो एनर्जी पे रहेंगे, लो एनर्जी पे रहेंगे तो स्टेबल रहेंगे तो खुश रहेंगे, इसलिए इसमें खुश है। खुश है तो तुम्हारा क्या जाता है यदि कोई खुश होता है तो? ठीक है, थर्ड पे आते हैं। टाइटेनियम 4 इज कलरलेस। टाइटेनियम 4 का कोई कलर नहीं होता। वेनेडियम 4 इज कलर्ड। वेनेडियम 4 इज कलर्ड। तो इसका मतलब जो कलर्ड कंपाउंड होते हैं उन पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है, बट जो कलर्ड कंपाउंड नहीं होते उन पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होता। चेक करें टाइटेनियम। टाइटेनियम आता है 22वें नंबर पे, 3d2 4s2। अब 4 के 4 इलेक्ट्रॉन बेचारा लॉस करके बैठा हुआ है, तो इसका मतलब ये तो आर्गन बन गया, और आर्गन पे कोई भी अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं होता, इसका मतलब ये क्या होता है? कलरलेस। ठीक है। वेनेडियम। वेनेडियम आता है शक्ति वक्र 23 नंबर पे। 23 नंबर मतलब 3d3 4s2, और इसने इलेक्ट्रॉन लॉस किए हैं 4, तो 2 यहाँ से 2 यहाँ, तो 3d1 बच गया। 3d1 बच गया तो मतलब डी में 1 इलेक्ट्रॉन बच गया, इसके 1 इलेक्ट्रॉन बच गया, तो इसका मतलब अनपेयर्ड अनपेयर्ड है, तो ये कलर्ड होगा बच्चे। क्या होगा? कलर्ड होगा। तो चलिए भाई 32वें क्वेश्चन पे हैं अभी हम, और उसका और का बी पार्ट हम करने जा रहे हैं। राइट द केमिकल इक्वेशंस ऑफ द प्रिपरेशन ऑफ KMnO4 फ्रॉम MnO2। MnO2 से हमें क्या बनाना है? KMnO4। तो याद रखिए भाई, अब आप ले लीजिए MnO2। क्या ले लेंगे? MnO2। याद रखिए भाई, याद रखिए। इसमें डाल देंगे आप K2CO3 पोटेशियम कार्बोनेट, प्लस में डाल देंगे ऑक्सीजन। तो यहाँ से बन जाता है बच्चे K2MnO4 पोटेशियम, ये मैग्नेट बन जाता है। क्या बन जाता है? पोटेशियम मैग्नेट। ठीक है। CO3 है तो क्या निकल जाएगी? CO2। क्या निकल जाएगी बाहर? CO2 हमारे पास बाहर निकल जाएगी। ठीक है बच्चे, देखो याद करने की ट्रिक बताता हूँ मैं। KMnO4 बनाना है आपको, KMnO4, और MnO2 से बनाना है, तो K चाहिए ना आपको। K किस में आएगा? पोटेशियम कार्बोनेट में, और ऑक्सीजन से रिएक्शन करके ये बना लेगा। अब जो K2MnO4 होता है बच्चे, ये रिएक्शन कर लेता है H2SO4 से, एसिडिक मीडियम से, और ये ना KMnO4 बना लेते हैं यहाँ पर, KMnO4। और KMnO4 बनेगा तो K2 ना SO4 के साथ भी तो मिल जाएगा, तो पोटेशियम सल्फेट भी मिल जाएगा आपको, और प्लस में क्या भी मिल जाएगा यहाँ पर? पानी। तो ये तो हो गई है इसकी कहानी। क्लियर है? प्रिपेयर करने की बैलेंस आप कर लेना भाई। फिर क्या कहते हैं?
Why does purple color of acidified permanganate solution decolorise when it oxidizes Fe2+ to Fe3+? देखो Fe2+ में आपने KMnO4 डाल दिया, KMnO4 को मैं ऐसे काट दूं तो MnO4 नेगेटिव हो जाएगा ना, MnO4 नेगेटिव। और जो MnO4 नेगेटिव होता है बच्चे, इसका होता है पर्पल कलर। लेकिन आप खुद सोचो, पर्पल कलर किसका है? MnO4 नेगेटिव का है ना, और MnO4 में Mn का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है? +7। लेकिन ये जो कि MnO4 है, ये Fe+ को क्या कर देगा बच्चे? ऑक्सीडाइज कर देगा। जब ये इसको ऑक्सीडाइज करेगा तो खुद का क्या हो जाएगा? इसका रिडक्शन हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? और खुद का रिडक्शन हो जाएगा तो ये क्या बना लेगा? यहाँ पर Mn2+ बना लेगा। अब आप खुद सोचो बंदे, बच्चों, कलर तो इसका था ना, लेकिन इसके साथ रिएक्शन करने के बाद ये क्या बन गया? Mn2+। Mn2+ का तो कलर होता ही नहीं है ना, तो इसलिए इसका कलर क्या हो जाता है? गायब हो जाता है। और Fe2+ का क्या बना देगा? ये Fe3+। आगे अब आप बैलेंस कर लेंगे एसिडिक मीडियम में, तो आप क्या लिखेंगे? द पर्पल कलर ऑफ KMnO4 इज ड्यू टू द +7 ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ KMnO4 के अंदर उसकी +7 ऑक्सीडेशन स्टेट है Mn की, बट आफ्टर द रिएक्शन विद Fe2+ आयंस इट गेट रिड्यूस टू Mn2+ आयन। ये रिड्यूस हो जाता है किसमें? Mn2+ आयंस में। हेंस इट्स कलर डिकलराइजेस, और इसका कलर क्या हो जाता है? डिकलराइज हो जाता है। चलिए भाई 33वां क्वेश्चन आ गया, भाई लास्ट क्वेश्चन आ गया, भाई राहत की सांस लीजिए आप भी और मैं भी, क्योंकि अब हम आ गए हैं बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन पे। डू एनी 5 करने हैं आपको, लेकिन मुझे तो सारे ही करने हैं, ठीक है? तो चलो फिर 33rd पे आते हैं। व्हाट इज मीन्ड बाय ओलिगोसैकेराइड? ओलिगोसैकेराइड क्या होते हैं? जहां पर 2 से 10 यूनिट जुड़ी होती हैं, किसकी? मोनोसैकेराइड की। मोनोसैकेराइड की, उनको बोला जाता है ओलिगोसैकेराइड। मोनोसैकेराइड होते हैं जिसमें 1 यूनिट होती है, डाइसैकेराइड होते हैं जिसमें 2 यूनिट होती है। मोनोसैकेराइड जैसे ग्लूकोज हो गया है, फ्रक्टोज हो गया, डाइसैकेराइड में आ जाता है सुक्रोज हो जाता है। और जिसमें 10 से ज़्यादा यूनिट आएंगे वो क्या हो जाएंगे? पॉलीसैकेराइड, जैसे सेल्यूलोज आता है हमारे पास, और क्या आता है? स्टार्च आता है। तो कर लेंगे क्वेश्चन। ओलिगोसैकेराइड जिसमें 2 से 10 यूनिट होंगी, तो ए पार्ट कंप्लीट। बी पे आते हैं। व्हाट हैपन्स ऑन डीनेचरेशन ऑफ प्रोटीन? डीनेचरेशन ऑफ प्रोटीन पे क्या होता है? देखो, जब ये मान लीजिए प्रोटीन की ये स्ट्रक्चर है, ये प्रोटीन है, उसकी स्ट्रक्चर है ऐसी। जब आप उसमें कोई पीएच चेंज करते हो या उसका टेम्परेचर चेंज करते हो, तो उसकी जो नेटिव स्ट्रक्चर है ना, नेटिव मतलब जैसा उसको प्रकृति ने बनाया वो बिगड़ जाती है। और बिगड़ जाने से अब स्ट्रक्चर होगी इसकी ऐसी कुछ, तो ये हो गया डीनेचर्ड प्रोटीन। क्या होता है? डीनेचर्ड प्रोटीन। तो आप क्या लिखेंगे? ड्यूरिंग डीनेचरेशन द नेटिव स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोटीन गेट डिस्टर्ब्ड ड्यू टू पीएच चेंज और टेम्परेचर चेंज, ठीक है? फिर सी पे आते हैं। चलिए, व्हाट आर विटामिन्स? विटामिन्स क्या होते हैं हमारे पास? तो विटामिन्स क्या है? ये वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं हमारे पास, वो ऑर्गेनिक कंपाउंड है या वो बायोमोलिक्यूल्स हैं जो हमारे बॉडी के अंदर स्मॉल अमाउंट में चाहिए हमें, बिल्कुल स्मॉल अमाउंट में चाहिए। क्यों? ताकि ये हमें हेल्दी रख सकें। क्या रख सकें? हेल्दी रख सकें। और जो बॉडी के अंदर जो फंक्शंस हो रहे हैं वो प्रॉपरली हों, ठीक है? तो मैं इंग्लिश में बताऊं तो विटामिन्स आर द ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स which are required in very small amounts for the healthy growth and functioning of animal organism. They cannot be made by organism. हम उनको बना नहीं सकते भाई बॉडी के अंदर। सो दे शुड बी अ पार्ट ऑफ आवर डाइट। वो हमारी डाइट में हमें लेने पड़ेंगे। जैसे विटामिन ए है, डी है, ई है, के है, ये सारे विटामिन है। अब 2 तरह के विटामिन होते हैं, फैट सोल्यूबल विटामिन होते हैं और कौन से होते हैं? वाटर सोल्यूबल विटामिन। फैट सोल्यूबल होते हैं, कीड़ा से याद रखेंगे आप लोग भाई, कीड़ा। कीड़ा मतलब KEDA। तेरे दिमाग में कीड़ा है क्या? तेरे विटामिन में कीड़ा है क्या? ठीक है ना, समझ जाएंगे? क्लियर है आसान से? हाँ जी। राइट द स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज विद HI। हमें ग्लूकोज की रिएक्शन लिखनी है HI से। ग्लूकोज की स्ट्रक्चर होती है भाई CHO, बीच में आता है CHOH कितनी बार? 4 बार, और लास्ट में आ जाता है CH2OH। इसकी रिएक्शन लिखनी है HI से। आप याद रखिए HI ना सब कुछ उड़ा देता है, याद रखो, सब कुछ उड़ा देता है। मतलब सर यहाँ से O सबको गायब कर देगा। तो 6 कार्बन लाइन में जोड़ दो आप लोग, CH3 CH2 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 CH3 ऐसे। तो इसका मतलब ये क्या बना देगा आपके पास? N हेक्सेन बना देगा इसका।
क्या बना देगा भाई इसका, एन हेक्सेन। क्लियर है कहानी यहाँ पर? हाँ जी सर। रिएक्शन ऑफ ग्लूकोज विद कॉन्क H2SO, सॉरी नाइट्रिक एसिड, नाइट्रिक एसिड से रिएक्शन करनी है। तो ग्लूकोज होती है ऊपर CHO, नीचे CHOH कितनी बार, 4 बार, नीचे CH2OH। अब HNO3 एक थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, ये इसको भी ऑक्सीडाइज कर देता है और इसको भी, नीचे वाले ऊपर वाले दोनों को ऑक्सीडाइज कर देगा, तो आ जाएगा COOH। बीच वालों को ये कुछ भी नहीं बोलेगा, नीचे आ जाएगा COOH। दिस एसिड इज नोन एज सैकेरिक एसिड। इसको क्या बोला जाता है बच्चे, सैकेरिक एसिड बोला जाता है। ठीक है, कर लेंगे? हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। चलो एफ पे चलते हैं। पे विच बॉन्ड होल्ड टू पेप्टाइड चेन इन बीटा प्लेटेड शीट। एक प्रोटीन की ये शीट होती है, दूसरे प्रोटीन की ये शीट, तो इनमें कौन सी बॉन्डिंग इनको रोक के रखती है? तो मैं बताता हूँ, इसमें आता है C डबल बॉन्ड O और नीचे से आता है NH, तो यहाँ होती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। बच्चे कौन सी बॉन्डिंग होती है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो कौन सी बॉन्डिंग इनको बांधे रखती है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग इनको बांधे रखती है। आगे चलते हैं। विच टाइप ऑफ प्रोटीन है अल्फा हेलिकल स्ट्रक्चर। अल्फा हेलिकल स्ट्रक्चर किसकी होती है? देखिए दो तरह के प्रोटीन होते हैं हमारे पास, ग्लोबुलर प्रोटीन होते हैं और कैसे प्रोटीन होते हैं, फाइब्रस। फाइब्रस वो होते हैं जो वाटर में डिजोल्व नहीं होते, बट ग्लोबुलर वाटर में डिजोल्व हो जाते हैं। तो जो वाटर में डिजोल्व हो गए उन्हीं की अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर है। तो इसका मतलब ग्लोबुलर प्रोटीन की अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर होती है। तो इस तरह से हमारे पास बच्चे जो ये सैंपल पेपर 2 है, सॉरी प्रैक्टिस पेपर 2 है हमारे पास, ये हो जाता है यहाँ पर कंप्लीट। तो वीडियो लेक्चर आपको कैसा लगा है आप कमेंट में जाइए और हमें बताइए। ठीक है, हम टोटल 15 सैंपल पेपर यहाँ पर प्रैक्टिस पेपर करने वाले हैं, जिनमें से आज हम दूसरा कर चुके हैं और एक और कर चुके हैं हम, CBSE का सैंपल पेपर भी कर चुके हैं। तो कुल मिला के ये तीसरा है हमारे पास। तो आप इन वीडियो लेक्चर को अच्छे से देखें और क्या करें, ज़्यादा से ज़्यादा क्या करें, शेयर, ताकि मैक्सिमम स्टूडेंट इन वीडियो लेक्चर का क्या ले सकें, बेनिफिट ले सकें। फिर से भाई वीडियो लेक्चर कैसा लगा हमें ज़रूर बताइए आप, ताकि हमें हौसला मिले आपके कमेंट से कि हम कुछ अच्छा काम कर रहे हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा क्या करें, शेयर, अपनी सेहत का ध्यान रखें। और ये जो टाइम है बच्चे, मैं फिर बोल रहा हूँ आपको बार बार, ये क्रूशियल टाइम है आप लोगों के लिए। यदि यहाँ पर आप टाइम वेस्ट करते हो तो इसका मतलब आपकी पूरी 12th की गई मेहनत खराब हो जाएगी। ठीक है, तो मिलते हैं अगले प्रैक्टिस सेट को लेकर, जिसमें हम कौन सा प्रैक्टिस पेपर सोल्व करेंगे, 3rd। तब तक के लिए आप इन वीडियो लेक्चर को देखिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। टाटा, बाय बाय।